हे गाइस, मेरा नाम संतोष चौहान है और आप देख रहे हैं मास्टर टैग। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं क्लास 12th सीबीएसई कंप्लीट सिलेबस। तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर नंबर 1 पाइथन रिवीजन 2 फर्स्ट। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज पाइथन। बेसिकली Python is a simple, general purpose, high level and object oriented programming language। आपकी एज कंपेयर टू अदर लैंग्वेज पाइथन बहुत ही सिंपल लैंग्वेज है। जनरल पर्पस यानी कि इसको आप किसी भी चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, वेबसाइट बना सकते हैं, सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, इसका यूज हर जगह में किया जाता है। हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है क्योंकि आज की डेट में अगर हाई लेवल की बात करें तो जावा भी आपकी हाई लेवल है और पाइथन भी हाई लेवल लैंग्वेज है। और ये क्यों है? क्योंकि ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। ठीक है ना। सेकेंड पॉइंट, पाइथन इज एन इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ग्यूडो वैन रोसुम इज नोन एज द फाउंडर ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग इन अर्ली 1990s में। यानी कि पाइथन को जिसने डेवलप किया उनका नाम है ग्यूडो वैन रोसुम और ये एक कंपाइलर बेस्ड ना होके ये एक इंटरप्रेटर बेस्ड लैंग्वेज है। इंटरप्रेटर का मतलब होता है लाइन बाय लाइन चेकिंग होती है इसमें। और कंपाइलर का क्या मतलब होता था कि पहले आप पूरा प्रोग्राम बना लो, बाद में वो एरर बताता था कि आपके प्रोग्राम में कितनी एरर है। यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, यहाँ पर आप एक लाइन लिखोगे, अगर उसमें एरर है तो वो आपके प्रोग्राम को आगे नहीं बढ़ने देगा। पाइथन इज ए केस सेंसिटिव लैंग्वेज। ये भी हम जानते हैं कि पाइथन हमारी केस सेंसिटिव लैंग्वेज होती है। इसका मतलब हमारे जो अपर केस लेटर लिखें और लोअर केस लेटर लिखें वो हमारे दोनों ही डिफरेंट होते हैं। अगर हम HTML आपने पढ़ी हुई तो HTML को आप कैपिटल में लिखो, स्मॉल में लिखो, स्मॉल कैपिटल में लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना, क्योंकि पाइथन हमारी ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसलिए ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। अगर मैं पाइथन की वर्जन की बात करूं, जहाँ आइडियली आपने नाम सुना होगा इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एंड लर्निंग एनवायरनमेंट, जिसमें आप पाइथन को रन कराएंगे, तो पाइथन या आइडियली का जो पुराना वर्जन है वो है पाइथन 1.0, जो कि आपका सबसे ओल्डेस्ट वर्जन है, जो 1994 में आया था। और सबसे लेटेस्ट वर्जन जो है वो आज की डेट में वो है पाइथन 3.10.6, जो कि 28 जून 2021 में आया था और ये हमारा एक लेटेस्ट वर्जन है। ठीक है ना। कैसे इंस्टॉल करेंगे आप अपने सिस्टम में आइडियली? तो सिंपल सा आप www.python.org पर जाके वहाँ डाउनलोड नाम का मेन्यू आएगा, वहाँ पर जाके आप आइडियली को डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें आप अपना प्रैक्टिकल काम कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्यों पाइथन हम पढ़ते हैं, उसके क्या क्या फीचर्स हैं, आइए देखते हैं। चलिए, तो अब हम बात करते हैं पाइथन के फीचर्स की, कि पाइथन में ऐसा क्या है कि जिसकी वजह से आज की डेट में पाइथन हमारी बहुत ही पॉपुलर लैंग्वेज होती जा रही है। चलिए, सबसे पहला पॉइंट है इजी टू लर्न एंड यूज। इसमें तो कोई शक नहीं है कि पाइथन हमारी बहुत ही सिंपल लैंग्वेज है। सेकंड, इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। ये भी मैं बता चुका हूँ, इंटरप्रेटेड का मतलब है कि इसमें लाइन बाय लाइन चेकिंग होती है। इसमें इसलिए डिबगिंग करना यानी कि इसको प्रोग्राम को देखना, एरर निकालना बहुत ही इजी हो जाता है। थर्ड पॉइंट, क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज। पाइथन आपकी विंडोज़ पे चलेगी, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है उस पर भी चलेगा, लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है उस पर भी चलेगा, और मैकिन्टोश भी है उस पर भी चलेगा। ठीक है ना। फ्री एंड ओपन सोर्स। पाइथन बिल्कुल कोई पेड नहीं करना पड़ता, पाइथन के लिए आपको फ्री में मिलती है और उसमें आप कोई भी चेंजेस कर सकते हैं। देन मैंने बताया था नेक्स्ट पिछली स्लाइड में कि पाइथन हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, यानी कि इसके अंदर एब्स्ट्रैक्शन, एनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म और इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट आता है। लार्ज स्टैंडर्ड लाइब्रेरी। पाइथन एक बहुत बड़ी एक स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है। इसके अंदर बहुत सारे आप कह सकते हैं लाइब्रेरी होगी, जैसे कि आपकी नमपाई लाइब्रेरी हुई, टीकिंटर होती है, बहुत सारी लाइब्रेरी है, इसलिए पाइथन हमारी बहुत इजी भी लैंग्वेज है। ये GUI प्रोग्रामिंग सपोर्ट करता है, यानी कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करता है। इसका मतलब है कि ये आपकी डेस्कटॉप एप्लीकेशन डेवलप करने के काम में भी आती है। ठीक है। और पाइथन हमारी डायनेमिक मेमोरी एलोकेट करता है। डायनेमिक मेमोरी एलोकेट का मतलब होता है कि आपकी जो मेमोरी
जो मेमोरी एलोकेट होगी वो रन टाइम पे होगी, ना कि कंपाइल टाइम पे। तो डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन का मतलब ये होता है कि आपकी मेमोरी वेस्ट नहीं होती। सी लैंग्वेज आपने नाम सुना होगा, डेनिस रिची ने डेवलप करी थी 1972 में। तो सी लैंग्वेज जो थी वो स्टैटिक मेमोरी एलोकेट करते थे, यानी कि आपकी मेमोरी वेस्ट हो जाती थी। लेकिन पाइथन ऐसा नहीं है, जितनी मेमोरी की ज़रूरत है आपको उतनी मेमोरी एलोकेट होगी, इसलिए ये डायनेमिक मेमोरी एलोकेट को सपोर्ट करता है। तो ये सब थे हमारे पाइथन के फीचर्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सो बेसिकली अब हम बात करेंगे पाइथन की एप्लीकेशन, यानी कि पाइथन से हम क्या क्या डेवलप कर सकते हैं। सो गाइज, पाइथन से हम वेब एप्लीकेशन, वेबसाइट बना सकते हैं। डेस्कटॉप जीयूआई एप्लीकेशन, डेस्कटॉप के लिए कोई एप्लीकेशन बना सकते हैं। सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हैं। बिजनेस के लिए एप्लीकेशन बना सकते हैं। ऑडियो और वीडियो बेस्ड एप्लीकेशन बना सकते हैं। एंटरप्राइज एप्लीकेशन बना सकते हैं। इमेज प्रोसेसिंग एप्लीकेशन बना सकते हैं। यानी कि चलिए हम स्टार्ट करते हैं। टोकन इन पाइथन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है पाइथन का। टोकन्स क्या होते हैं? तो टोकन को बेसिकली पाइथन में हम लेक्सिकल यूनिट भी बोलते हैं। यानी कि सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि टोकन इज द स्मॉलेस्ट यूनिट इनसाइड द गिवन प्रोग्राम। आपके प्रोग्राम में, किसी भी प्रोग्राम में छोटी से छोटी यूनिट, स्मॉलेस्ट यूनिट टोकन कहलाती है। यानी कि आपके पंचुएटर मार्क, रिजर्व वर्ड, ईच वर्ड इन ए स्टेटमेंट, आपके प्रोग्राम में जो भी कुछ है वो कोई ना कोई टोकन है। और टोकन को हम क्या बोलते हैं? लेक्सिकल यूनिट। तो पाइथन में 5 प्रकार के टोकन होते हैं। सबसे पहला होता है कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर, लिटरल्स, ऑपरेटर्स एंड पंचुएटर मार्क। 5 प्रकार के टोकन होते हैं। तो चलिए एक एक करके डिटेल में समझते हैं इन टोकन्स को। सो बेसिकली कीवर्ड्स क्या होते हैं? कीवर्ड्स हमारे होते हैं कुछ स्पेशल रिजर्व वर्ड और प्री डिफाइंड वर्ड, जो कि हर एक कीवर्ड का स्पेशल मीनिंग है पाइथन में। तो टोटल 33 कीवर्ड्स होते हैं पाइथन में। यानी कि जब ग्यूडो वैन रोसुम, जिन्होंने पाइथन को डेवलप किया, तो उन्होंने 33 कीवर्ड्स पाइथन में दिए और उन्होंने कहा कि हर कीवर्ड का एक अलग अलग मतलब है। तो चलिए वो लिस्ट देखते हैं जिसमें हमारे टोटल 33 कीवर्ड्स होते हैं। सो गाइज, ये आपके सामने एक लिस्ट है जिसमें 33 कीवर्ड्स हैं हमारे। ठीक है ना, इनको नोट कर लेना। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि फॉल्स, नन और ट्रू, इसको मैंने हाईलाइट किया है रेड कलर से, क्योंकि जो फॉल्स, नन और ट्रू है, इसमें जो फर्स्ट लेटर है सबका वो कैपिटल में आता है, अदरवाइज आपके प्रोग्राम में एरर आ जाएगी। बाकी जितने भी आपके कीवर्ड्स हैं वो सब स्मॉल में आएंगे। तो ये 33 कीवर्ड्स होते हैं जिनका हर एक कीवर्ड्स का अलग मतलब है और जो कि ग्यूडो वैन रोसुम ने फिक्स करे थे। टोटल 33 कीवर्ड्स होते हैं पाइथन में। चलिए आगे देखते हैं दूसरा टोकन। सो सेकंड टोकन है हमारा आइडेंटिफायर, या जिसको हम वेरिएबल भी कहते हैं। जब भी हम कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो हमें वेरिएबल की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम किसी भी वेरिएबल को कोई भी नाम दे सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ पर हमें कुछ रूल्स देखने पड़ेंगे। जब भी हम कोई वेरिएबल डिफाइन करेंगे तो हमें कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। क्या क्या रूल्स होते हैं, चलिए देखते हैं। तो पहला रूल ये कहता है द फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ द वेरिएबल मस्ट बी अल्फ़ाबेट और अंडर स्कोर। यानी कि वेरिएबल का पहला कैरेक्टर या तो अल्फ़ाबेट होगा या अंडर स्कोर होगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। सेकंड, ऑल द कैरेक्टर एक्सेप्ट द फर्स्ट कैरेक्टर मे बी अल्फ़ाबेट ऑफ लोअर केस, अपर केस, अंडर स्कोर और डिजिट। यानी कि पहले कैरेक्टर को छोड़ के फिर आपके लोअर केस भी आ सकते हैं, अपर केस भी आ सकती हैं, अंडर स्कोर भी आ सकता है और डिजिट भी आ सकती है। ठीक है ना। तीसरा पॉइंट, आइडेंटिफायर नेम मस्ट नॉट कंटेन एनी वाइट स्पेस। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि आइडेंटिफायर का नाम जो होगा उसमें ना तो कभी स्पेस आएगा और ना ही आपका कोई भी स्पेशल सिंबल आएगा। आपका सिर्फ एक सिंबल आ सकता है, वो है अंडर स्कोर। उसके अलावा ना तो आपका परसेंट का साइन, ना पावर का, ना एंड, ना स्टार, कुछ नहीं आएगा। फिफ्थ पॉइंट,
आइडेंटिफायर नेम, फोर्थ पॉइंट, आइडेंटिफायर नेम मस्ट नॉट बी सिमिलर टू एनी कीवर्ड डिफाइन इन द लैंग्वेज। हमने जो 33 कीवर्ड्स जो ग्यूडो वैन रोसुम ने बताए थे, उनमें से किसी एक भी कीवर्ड को हम आइडेंटिफायर की नाम की वेरिएबल की जगह यूज नहीं कर सकते। तो ये हमारे कुछ रूल्स हैं, और भी रूल्स हैं, चलिए आगे हम उन्हें देखते हैं। तो चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं, रूल्स नंबर 5। आइडेंटिफायर नेम आर केस सेंसिटिव। भाई पाइथन जब केस सेंसिटिव लैंग्वेज है तो आइडेंटिफायर के जो रूल्स हैं वो भी केस सेंसिटिव हैं। मतलब माई नेम, किसी वेरिएबल का नाम माई नेम है स्मॉल में, और किसी वेरिएबल का नाम स्मॉल कैपिटल में माई नेम है, ये दोनों ही सेम नहीं है, ये दोनों ही अलग अलग हैं पाइथन के लिए। और एक 6 पॉइंट जो मैं बहुत नोटिस करूँगा कि जो भी आइडेंटिफायर है यानी कि जो भी वेरिएबल है उसको आप डिजिट से स्टार्ट नहीं करेंगे, नेवर स्टार्टेड विद डिजिट, ठीक है ना। तो कुछ हम वैलिड आइडेंटिफायर का एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि A123 ये हमारा वैलिड है क्योंकि कैरेक्टर से शुरू हो रहा है। _n हो सकता है, n_9 ये भी सही है, माई फाइल ये भी सही है, माई फाइल ये भी सही है, पहले कैरेक्टर आ रहा है फिर डिजिट आ सकती है, बिल्कुल सही है। ये हमारे कुछ इनवैलिड आइडेंटिफायर के नेम हैं, जैसे कि 1A तो मैंने बताया था कि हम डिजिट से आइडेंटिफायर को स्टार्ट नहीं कर सकते। n-mod 4 स्पेशल सिंबल नहीं आ सकता, n_9 स्पेस नहीं आ सकता, ठीक है ना। तो होपफुली आपको आइडेंटिफायर के रूल्स समझ में आए होंगे। चलिए मैं आपको कुछ यहाँ पर वैलिड और इनवैलिड वेरिएबल दे रहा हूँ। तो ये कुछ हमारे वैलिड और इनवैलिड 1 2 3 4 5 कीवर्ड हैं। आपको ये बताना है कमेंट बॉक्स में कि इसमें कौन से वैलिड हैं और कौन से इनवैलिड हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए वेरिएबल के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जान लेते हैं कि अगर हमें मल्टीपल असाइनमेंट, हम वेरिएबल कैसे असाइन करते हैं, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है इसमें सिंगल वैल्यू टू मल्टीपल वेरिएबल। आपके वेरिएबल मल्टीपल हैं और वैल्यू सिंगल है तो हम उसको इक्वल के साइन से असाइन करते हैं, यानी कि x बराबर y बराबर z बराबर 50। इसका मतलब x में भी 50 आ गया, y में भी 50 आ गया, z में भी 50 आ गया। वेरिएबल मल्टीपल है और वैल्यू कैसी है, सिंगल है, तो इसको हम इक्वल के साइन से डिफाइन करते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा आउटपुट भी क्या आएगा, 50 50 50। देन हम जब क्या करेंगे, जब हमारे पास मल्टीपल वेरिएबल होंगे और मल्टीपल वैल्यू होंगे, तो चलिए उसको भी हम देख लेते हैं। चलिए वो भी हम देख लेते हैं कि जब हमारे पास मल्टीपल वेरिएबल होंगे। देखिए जब हमारे पास मल्टीपल वेरिएबल होंगे और मल्टीपल वैल्यू होगी तो उसको हम डिक्लेयर करते हैं कॉमा से, यानी कि A, B, C बराबर 5, 10, 15। यानी कि A में कितना आ गया 5, B में कितना आ गया आपका 10 और C में कितना आ गया आपका 15। फिर हमने प्रिंट फंक्शन से A प्रिंट करा दिया, B प्रिंट करा दिया और C प्रिंट करा दिया, तो आंसर आएगा 5, 10, 15, ठीक है। होपफुली आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। सो बेसिकली अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट टोकन की, जिसका नाम है लिटरल्स, ठीक है ना। तो ध्यान से समझेंगे। पाइथन लिटरल्स कैन बी डिफाइन एज डेटा दैट इज गिवन इन ए वेरिएबल और फिक्स्ड कांस्टेंट वैल्यू। यानी कि जब हम किसी वेरिएबल को कोई वैल्यू देते हैं तो वो होता है हमारा लिटरल्स। जैसे कि a बराबर 5, तो यहाँ पर a क्या है, a तो हमारा वेरिएबल है और इस वेरिएबल को हमने क्या वैल्यू दी है 5, तो ये होता है हमारा लिटरल्स। यानी कि हमने a में फिक्स कर दी है 5 वैल्यू। तो लिटरल्स कई प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला लिटरल्स है स्ट्रिंग लिटरल। तो स्ट्रिंग क्या होती है, स्ट्रिंग इज ए सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर कैन बी फॉर्म्ड बाय एनक्लोजिंग इन द कोट्स। वी कैन यूज सिंगल, डबल, ट्रिपल और क्रिएटिंग अ स्ट्रिंग। यानी कि जो भी कोट्स के अंदर है वो आपकी स्ट्रिंग है। जैसे कि डबल कोट्स के अंदर अमन है, ये भी स्ट्रिंग है, और 1 2 3 4 5 ये भी स्ट्रिंग है क्योंकि ये भी डबल कोट्स के अंदर होती है। स्ट्रिंग भी दो प्रकार की होती है स्टूडेंट। पहली सिंगल लाइन स्ट्रिंग। सिंगल लाइन स्ट्रिंग का मतलब होता है वो स्ट्रिंग जो एक लाइन में खत्म हो जाए उसको बोलते हैं सिंगल लाइन स्ट्रिंग। जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं
एक वेरिएबल लिया और उसमें हमने कह दिया हेलो, ये एक लाइन में खत्म हो गई। तो ये कौन सी स्ट्रिंग हुई? सिंगल लाइन स्ट्रिंग। चलिए आगे देखते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं मल्टी लाइन स्ट्रिंग। अगर हमें स्ट्रिंग को मल्टीपल लाइन में लिखना है तो उसके दो तरीके हैं। सबसे पहला है एडिंग बैक स्लैश एट द एंड ऑफ द ईच लाइन। हर लाइन के बाद आप क्या लगा दो? बैक स्लैश। जैसे कि यहाँ पर हमने एक वेरिएबल लिया text1 और हमने लिया पाइथन स्लैश इज ए स्लैश इज हाई लेवल स्लैश लैंग्वेज, यानी कि हमने यहाँ पर लिखना चाहा पाइथन इज ए हाई लेवल लैंग्वेज। और कितनी लाइन में? मल्टीपल लाइन में, 4 लाइन में। तो जब हमने प्रिंट कराया तो यहाँ पर आंसर आएगा पाइथन इज ए हाई लेवल लैंग्वेज। यानी कि अगर हमें कोई भी स्ट्रिंग को मल्टीपल लाइन में लिखना है तो हम उसके पीछे बैक स्लैश लगा देंगे। चलिए दूसरा तरीका भी देखते हैं हम। तो सेकंड हमारा जो मेथड है वो है यूजिंग ट्रिपल कोटेशन मार्क, यानी कि आप ट्रिपल कोटेशन मार्क का यूज भी कर सकते हैं। जैसे कि वेलकम टू मास्टर टैग, तो यहाँ पर हमने क्या किया है? 3 कोटेशन लगाए हैं। एक एक करके लगाने हैं ये हमें, डबल कोट्स और सिंगल कोट्स नहीं लेना है, हमें सिंगल कोट्स लेने हैं 3 बार। और यहाँ पर हमने 3 बार सिंगल कोट्स को बंद कर दिया है। जब हमने प्रिंट कराया तो हमारा आंसर आया वेलकम टू मास्टर टैग। यानी कि मल्टी लाइन स्ट्रिंग लिखने के 2 तरीके हैं। एक तो आप स्लैश का यूज़ कर सकते हैं, बैक स्लैश का, और दूसरा आप ट्रिपल कोटेशन मार्क का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है ना? चलिए आगे भी देखते हैं हम लिटरल्स के बारे में। चलिए अब हम बात करते हैं अपने सेकंड लिटरल्स की, जिसको हम बोलते हैं न्यूमेरिक लिटरल्स। ठीक है? और गाइस अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए अभी और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। ठीक है ना? तो फिर हम बात करते हैं न्यूमेरिकल लिटरल्स की, यानी कि ऐसे लिटरल्स जिनको हम फिक्स कर रहे हैं। तो जिसमें सबसे पहले आता है इंट। इंट मतलब आपने कहा किसी वेरिएबल में 5, 34, -43, माइनस के साइन या प्लस के साइन, यानी कि जो भी आपका जिसमें फ्रिक्शनल पार्ट ना हो, सिर्फ कैसे नंबर हो, इंटीजर हो, उसको हम बोलते हैं इंट लिटरल्स। ठीक है ना? अब बात करते हैं हम, जैसे कि एक यहाँ पे देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे, एक आपके नंबर सिस्टम होते हैं बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल और डेसिमल। ठीक है ना? तो यहाँ पे जब भी आपको 0V, आपको 0 है ये, और 0 के साथ आपको B दिखे, चाहे वो B स्मॉल में दिखे चाहे वो B कैपिटल में दिखे, तो B से आपको समझ जाना है कि वो आपका बाइनरी लिटरल्स है। अगर आपको कुछ भी ना दिखे, डायरेक्ट 50, तो ये समझ जाओ ये डेसिमल लिटरल्स है, डेसिमल। 0O, ये O है, चाहे O कैपिटल में है चाहे स्मॉल में हो, सो समझ जाओ वो ऑक्टल लिटरल है। कैसा लिटरल? ऑक्टल, जिसका बेस कितना होता है? 8। और 0X चाहे स्मॉल में दिखे चाहे कैपिटल में, तो समझ जाओ कि वह आपका हेक्साडेसिमल लिटरल्स है। यानी कि 0B बाइनरी, 0O ऑक्टल, 0X हेक्साडेसिमल। ठीक है ना? और भी बहुत प्रकार के लिटरल्स है, तो चलिए आगे हम इसको देखते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने डिटेल में बता दिया है कि डेसिमल लिटरल्स वो होता है जिसका बेस 10 होता है और उसके अंदर इंटीजर आते हैं। ऑक्टल लिटरल्स वो होता है जिसका बेस 8 होता है और जिसमें आपका कौन सा प्रीफिक्स आता है? 0O या 0O, चाहे लोअर में हो चाहे अपर में हो। हेक्साडेसिमल वो होता है जिसका बेस 16 होता है और जिसमें 0X स्मॉल में आए या कैपिटल में आए, क्योंकि हम वेरिएबल की वैल्यू को फिक्स कर रहे हैं। फ्लोट लिटरल्स आप जानते हैं, फ्लोट हो या रियल लिटरल्स जिसमें पॉइंट की वैल्यू आती है, वो फ्लोट लिटरल्स से होती है। एक होता है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? जिसके अंदर आपका जे सफिक्स आए। कौन सा सफिक्स आए? जे, यानी कि 2.4J, 0.2J। तो जब भी आपको जे दिखे यहाँ पे, जे सफिक्स, सिर्फ जे, तो समझ जाओ वो आपका कॉम्प्लेक्स लिटरल्स है। तो जब हम किसी वेरिएबल की वैल्यू को फिक्स कर देते हैं उसी को हम बोलते हैं लिटरल्स। ठीक है ना? आगे चलते हैं। सो नेक्स्ट हमारे जो लिटरल्स हैं उसका नाम है बूलियन लिटरल्स। यानी कि बूलियन लिटरल्स वो लिटरल्स होते हैं जिसके अंदर सिर्फ 2 वैल्यू आती हैं, एक ट्रू और फॉल्स। ट्रू का मतलब होता है 1 और फॉल्स का मतलब होता है 0। ठीक है ना? तो यहाँ पर हमने चेक किया
1 बराबर बराबर ट्रू, बिल्कुल सही आंसर है, तो इसका आंसर आएगा ट्रू। हमने कहा 2 बराबर बराबर फॉल्स, बिल्कुल गलत है, इसका आंसर फॉल्स आएगा, क्योंकि फॉल्स का मतलब कितना होता है 0। 3 बराबर बराबर ट्रू, आंसर बिल्कुल गलत है, तो ये भी आपका क्या आएगा, फॉल्स आएगा। ट्रू प्लस 10, तो ट्रू का मतलब मैंने 1 बताया था, तो 1 प्लस 10 11। फॉल्स प्लस 0, तो फॉल्स का मतलब मैंने 0 बताया, सॉरी फॉल्स प्लस 10, तो फॉल्स का मतलब मैंने 0 बताया था, तो 0 प्लस 10 10। तो देखिए जो हमने आंसर आए हैं हमारे, यानी कि पहला सही है, बिल्कुल सही है, दूसरा गलत है, तीसरा गलत है, चौथा गलत है, और पांचवें का आंसर 11, और नेक्स्ट का आंसर 10। ठीक है ना। होपफुली आपको बूलियन लिटरल समझ में आया होगा। चलिए आगे देखते हैं। सो नेक्स्ट लिटरल से हमारा स्पेशल लिटरल्स, ठीक है ना। आपका चैप्टर नंबर 1 चल रहा है, मैं पूरा डीप नॉलेज दे रहा हूँ आपको, 1 वीडियो में सब कुछ कवर हो जाएगा, आपको इसके अलावा और कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। इसी प्रकार में आपके पूरी पाइथन के जितने भी चैप्टर हैं, अगर 12 चैप्टर हैं तो मैं 12 के 12 आपके सारी वीडियो अपलोड करने वाला हूँ, ठीक है ना। तो अब हम बात करेंगे स्पेशल लिटरल्स। तो स्पेशल लिटरल्स होता है आपका नन, यानी कि नन एक ऐसा वेरिएबल होता है कि हमें नहीं पता अभी इस वेरिएबल की वैल्यू क्या होगी, लेकिन हो सकता है हम फ्यूचर में डिसाइड कर लें। तो नन इज यूज टू स्पेसिफाइड टू दैट फील्ड दैट इज नॉट क्रिएटेड, अभी यह वेरिएबल क्रिएटेड नहीं हुआ है। इट इज आल्सो यूज्ड फॉर द एंड ऑफ लिस्ट इन पाइथन, पाइथन में जब हम लिस्ट क्रिएट करते हैं तब भी ये हमारा यूज़ होता है। तो नन एक इस तरह का वेरिएबल होता है कि मान के चलो आप पिकनिक पे जा रहे हैं, तो पिकनिक पे आप जब जाते हैं तो 2 कपड़े एक्स्ट्रा रख के ले जाते हैं कि अगर ज़रूरत पड़ गई तो पहन लेंगे, वरना कोई बात नहीं है। उसी तरीके से आपको अगर कोई वेरिएबल लेना है और क्या पता फ्यूचर में ज़रूरत पड़ जाए, तो अभी हमने उस वेरिएबल की वैल्यू को क्या दे दिया है, नन, और इसको बाद में यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू है 10 और दूसरे वेरिएबल की वैल्यू है नन। मैंने प्रिंट कराया तो मेरा आंसर पहले वेरिएबल में तो 10 आएगा और दूसरे में अभी वैल्यू नहीं है तो आंसर आएगा नन, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारा तीसरा जो टोकन था लिटरल्स वाला वो फिनिश होता है। तो सबसे पहले हमने कीवर्ड्स पढ़ा था, फिर हमने पढ़ा था आइडेंटिफायर, और तीसरा हमारा होता है लिटरल्स, ठीक है ना। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो तो आप वीडियो को एक बार फिर से पीछे बैक जाके देख सकते हैं, आपको सारे पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। चलिए अब हम चलते हैं अपने चौथे टोकन पर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है ऑपरेटर्स, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो अब हम बात करेंगे पाइथन ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स की अगर मैं सिंपल डेफिनेशन की बात करूं तो ऑपरेटर इज द सिंबल दैट परफॉर्म सम ऑपरेशन ऑन द ऑपरेंड, यानी कि जब हम किसी ऑपरेंड पर, यानी कि मैंने यहाँ पे ले लिया a, यहाँ पे मैंने ले लिया प्लस, और यहाँ पे मैंने ले लिया v, ये प्लस है, ठीक है ना, समझ जाना। तो अगर हम किसी ऑपरेंड पर, ये जो है a ये ऑपरेंड 1 है और ये जो b है वो ऑपरेंड 2 है, तो जब हम किसी ऑपरेंड पर कोई स्पेशल ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं उसी को हम बोलते हैं ऑपरेटर, ठीक है ना। तो यहाँ भी डेफिनेशन ये लिख रही है, द ऑपरेटर कैन बी डिफाइंड एज अ सिंबल विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ए पर्टिकुलर ऑपरेशन बिटवीन 2 ऑपरेंड्स। 2 ऑपरेंड्स भी हो सकते हैं और मोर देन 2 ऑपरेंड्स हो सकते हैं, ठीक है ना। तो आपकी बुक में और पाइथन में 8 प्रकार के होते हैं ऑपरेटर्स। कौन कौन से? अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, कंपैरिजन ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर्स, अर्थमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर्स, लॉजिकल, बिटवाइज, मेंबरशिप और आइडेंटिटी ऑपरेटर। चलिए हम एक एक करके देखते हैं कि ऑपरेटर्स हमारे कौन सा ऑपरेटर में कौन कौन से सिंबल आते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अपने अर्थमेटिक ऑपरेटर्स की, ठीक है ना। चलिए इसमें देखते हैं कौन कौन से सिंबल आते हैं। तो आपका प्लस एडिशन, माइनस सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, डिवीज़न, एक मॉड का सिंबल आता है जिसको बोलते हैं रिमाइंडर, ये डबल डिवाइड जिसको बोलते हैं फ्लोर डिवीज़न, और एक्सपोनेंट यानी कि मल्टीप्लाई। तो प्लस, माइनस, सब्ट्रैक्शन, सॉरी माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, ये तो तुम सब जानते हो। तो हमें ये 3 लास्ट के, मॉड क्या काम करता है, फ्लोर डिवीज़न क्या काम करेगा, और आपका एक्सपोनेंट क्या काम करेगा, इसको एक एक एग्जांपल तक देख लेते हैं। तो मॉड बताता है आपका रिमाइंडर, क्या बताता है, रिमाइंडर। जैसे कि आपने कहा 20 mod 10,
यानी कि 10 का डिवाइड जब हमने 20 में दिया तो कितना रिमाइंडर बचा, तो सिंपल सी बात है कि 10 का डिवाइड 2 बार जाएगा तो रिमाइंडर तो कुछ बचेगा नहीं, तो आंसर आएगा हमारा 0। हमने कहा 20 mod 3, 20 mod 3 कितना होगा, 3 का डिवाइड जब 20 में गया तो आपका रिमाइंडर बचा 2। अगर एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर हमने ऐसे लिखा 3 mod 20, तो 20 का डिवाइड तो 3 में तो जा नहीं सकता है, तो कितना रिमाइंडर बचेगा, तो न्यूमरेटर में जो होता है वही हमारा रिमाइंडर बचता है, यानी कि इसका आंसर आएगा 3। ठीक है ना। एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट मतलब होता है पावर निकालना, तो 4 मल्टीप्लाई 3 यानी कि 4 की पावर 3 64, 2 मल्टीप्लाई 3 यानी कि 2 की पावर 3 यानी कि 8। फ्लोर डिवीजन का मतलब होता है कि ये बताओ एग्जैक्ट वो कितनी बार गया। एक बात याद रखना, इस डिवीजन में हमेशा आंसर जो आएगा वो पॉइंट में आएगा और इसमें आंसर कभी भी पॉइंट में नहीं आएगा। तो फ्लोर डिवीजन का मतलब होता है ये बताओ एग्जैक्ट कितनी बार गया, तो 4 फ्लोर डिवीजन 3 यानी कि 3 का डिवाइड 4 में एग्जैक्ट कितनी बार गया, एक बार, तो आंसर कितना आ गया हमारा 1। तो ये थे हमारे कौन से ऑपरेटर, अर्थमेटिक ऑपरेटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट ऑपरेटर है हमारा कंपैरिजन या रिलेशनल ऑपरेटर। ये कौन कौन से होते हैं, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। इसको जरूर याद रखना, नॉट इक्वल टू, और हमारा होता है इक्वल टू इक्वल टू। इक्वल टू इक्वल टू 2 इक्वल आएंगे आपके, ठीक है ना। चलिए देखते हैं। तो हमने कहा एक चीज़ और, कंपैरिजन ऑपरेटर हमेशा आंसर देगा ट्रू या फॉल्स में। जैसे कि 5 ग्रेटर देन 4, क्या 5 बड़ा है, तो आंसर आएगा ट्रू। 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 6, तो बड़ा नहीं है तो क्या हुआ, बराबर तो है, तो आंसर आएगा ट्रू। 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 8, तो ना तो 6 बड़ा है ना बराबर है, तो आंसर आएगा फॉल्स। 8 इक्वल 8 यानी कि 8 8 के बराबर है, हाँ सही है, बिल्कुल ट्रू। 5 नॉट इक्वल टू 6, बिल्कुल सही बात है कि 5 6 के बराबर नहीं है, बिल्कुल सही बात है। 8 ग्रेटर देन इक्वल टू 25, तो हाँ भाई बिल्कुल 25 ग्रेटर देन है। हम करते हैं 5 नॉट इक्वल टू 5, क्या 5 बराबर नहीं है 5 के, तो आंसर आएगा आपका फॉल्स, कि भाई ये तो बराबर है, तब आपका आंसर क्या आएगा, फॉल्स। ठीक है ना। तो ये कौन से ऑपरेटर होते हैं हमारे, कंपैरिजन ऑपरेटर। ठीक है ना। थर्ड देखते हैं हम अपना असाइनमेंट ऑपरेटर। तो थर्ड है हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर होता है हमारा इक्वल टू, ठीक है ना। तो जैसे कि a बराबर 5, यानी कि जो 5 वैल्यू है वो किस में असाइन हो गई, a नाम के वेरिएबल में। a इक्वल टू 5 प्लस 10, तो 5 प्लस 10 कितना होगा 15, और 15 वैल्यू किस में हो गई, a में असाइन हो गई। ठीक है ना। 5 इक्वल टू a, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि लेफ्ट साइड हमेशा वेरिएबल आएगा और राइट साइड हमेशा वैल्यू आएगी। सो गाइस एक बात बहुत ध्यान रखना कि इक्वल टू ये वाला, ये तो होता है असाइनमेंट ऑपरेटर, और डबल इक्वल टू ये होता है आपका कंपैरिजन या रिलेशनल ऑपरेटर। तो जब भी आपको वेरिएबल इक्वल देखनी है कि दो चीज़ कंपेयर करना है, तो आप ये लगाएंगे, और जब किसी भी वेरिएबल को वैल्यू देंगे तो आप ये लगाएंगे। ठीक है ना। देखिए ये एक फेस सा बन गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए तो अब हम बात करते हैं अपने बिटवाइज ऑपरेटर की। बिटवाइज ऑपरेटर कौन से होते हैं हमारे, एंड, और, एक्सॉर, नेगेशन, बिटवाइज नॉट भी बोलते हैं इसको, लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट, यानी कि जो काम करते हैं बिट पर। ठीक है ना। तो यहाँ पर मान के चलो a और b हमारा वेरिएबल है, तो जीरो की बाइनरी जो होती है, जीरो की वो होती है 0 0, 1 की बाइनरी होती है 0 1, 2 की बाइनरी होती है 1 0, और 1 3 की बाइनरी होती है 1 1। तो यहाँ पर ये तो हमारी बाइनरी है। अब इसमें हमने लगाया एंड। तो एंड का मतलब क्या होता है, जब सभी कंडीशन ट्रू तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। ठीक है ना। ये लॉजिकल एंड नहीं है, ये बिटवाइज एंड है जिसमें एक सिंबल आता है सिर्फ। तो 0 0 दोनों ही फॉल्स तो फॉल्स, 0 1 एक ट्रू एक फॉल्स तो फॉल्स, 1 0 एक ट्रू दूसरा फॉल्स 0, 1 1 दोनों ट्रू तो ट्रू, जो होता है एंड। और का मतलब होता है कोई एक कंडीशन ट्रू हो तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। 0 0 0, 0 1 एक तो ट्रू है ट्रू, 1 0 1
1 1 1, क्योंकि अच्छी बात है दोनों सही हैं। एक्सॉर, एक्सॉर का मतलब होता है एक्सॉर ये सेम सेम पे 0 देता है और डिफरेंट डिफरेंट पे 1 देता है। तो 0 0 सेम सेम 0, 1 1 सेम सेम 0, 0 1 डिफरेंट 1, 1 0 डिफरेंट 1, ठीक है ना। तो ये हमारे कुछ बिटवाइज ऑपरेटर होते हैं। चलिए आगे देखते हैं अर्थमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर। तो नेक्स्ट ऑपरेटर है हमारा अर्थमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर, यानी कि जितने भी अर्थमेटिक सिंबल हैं उन सब के साथ इक्वल साइन लगा दो। तो प्लस इक्वल्स टू, माइनस इक्वल, मल्टीप्लाई इक्वल्स, डिवाइड इक्वल्स, मोड इक्वल्स, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई इक्वल्स, जितने भी अर्थमेटिक ऑपरेटर हैं क्यों लगा दो भाई, क्या मतलब है, चलिए देखते हैं। हमने कहा a बराबर a प्लस 10, या हमने कहा, अब देखो आप a बार बार क्यों लिख रहे हो जब a और a है, तो a प्लस इक्वल्स टू 10 आप ऐसे यूज कर लो। तो इन दोनों का मतलब सेम है कि a में 10 ऐड कर दो और इसका मतलब भी है a में 10 ऐड कर दो, ठीक है ना। तो ये जब लगाते हैं जब दो वेरिएबल की वैल्यू सेम होती है, आंसर दोनों से सेम आएगा, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं अपना नेक्स्ट ऑपरेटर्स। सो नेक्स्ट ऑपरेटर है हमारा लॉजिकल ऑपरेटर, ठीक है ना। लॉजिकल ऑपरेटर कितने होते हैं हमारे, 3, एंड और नॉट, ये भी बहुत सिंपल है। एंड का मतलब होता है जब ऑल कंडीशन ट्रू, जब सभी कंडीशन ट्रू होंगी तो आंसर देगा ट्रू, अदरवाइज आंसर देगा फॉल्स। और का मतलब है एनी वन कंडीशन ट्रू, तो आंसर ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। नॉट का मतलब है अगर कंडीशन ट्रू होगी तो आंसर देगा फॉल्स, अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो आंसर देगा ट्रू। जैसे कि मैंने कहा 5 बराबर बराबर 5, अब देखिए अभी तक तो ये सही था, 5 बराबर बराबर 5 बिल्कुल सही है, पर मैंने इसके आगे लगा दिया नॉट, ब्रैकेट में बंद कर दिया और मैंने लगा दिया नॉट, कि 5 5 के बराबर नहीं है, तो आंसर क्या आएगा मेरा, फॉल्स, क्योंकि ये तो 5 5 के बराबर है, तो मेरा आंसर आएगा अब फॉल्स, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अपना मेंबरशिप ऑपरेटर। सो मेंबरशिप ऑपरेटर होते हैं हमारे दो, एक होता है इन और एक होता है नॉट इन, ठीक है। मैं आई थिंक लिखना भूल गया हूं यहां पर, नॉट इन, नॉट इन, ठीक है। तो ये पता करते हैं, इन और नॉट इन फंक्शन ये पता करते हैं कि वो वेरिएबल जब वो वैल्यू आपके में प्रेजेंट है या नहीं। जैसे कि हमने कहा t बराबर 1 2 4 5, एक लिस्ट है क्योंकि स्क्वायर ब्रैकेट में है, तो हमने कहा 3 इन t, क्या 3 इसमें प्रेजेंट है, तो आंसर आएगा फॉल्स। हमने कहा 4 इन t, क्या 4 इसमें प्रेजेंट है, आंसर आएगा ट्रू। हमने कहा 4 नॉट इन टी, क्या 4 प्रेजेंट नहीं है टी में, तो आंसर आएगा फॉल्स। ए बराबर ए बी सी डी, हमने कहा सी इन ए, क्या सी प्रेजेंट है, आंसर आएगा ट्रू। हमने कहा सी डी इन ए, क्या सी डी प्रेजेंट है ए में, आंसर आएगा ट्रू, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारे पास मेंबरशिप ऑपरेटर होते हैं दो, जो कि वैल्यू को खोजने के लिए हम यूज करते हैं। नेक्स्ट और लास्ट ऑपरेटर है हमारा आइडेंटिटी ऑपरेटर, चलिए उसे भी देख लेते हैं। तो नेक्स्ट ऑपरेटर है हमारा आइडेंटिटी ऑपरेटर। आइडेंटिटी ऑपरेटर भी हमारे दो होते हैं, एक होता है इज और दूसरा होता है इज नॉट, ठीक है ना। कौन से होते हैं, इज और इज नॉट, चलिए देखते हैं। आइडेंटिटी ऑपरेटर कंपेयर द मेमोरी लोकेशन ऑफ टू ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट की मेमोरी लोकेशन अगर सेम होगी तो ये आंसर देगा ट्रू, अदरवाइज देगा फॉल्स। जैसे कि एक्स वाई जेड बराबर 1 2 3 4, तो यहां पर एक्स की, वाई की और जेड की तीनों की मेमोरी लोकेशन सेम है, क्योंकि तीनों मैंने इक्वल कर दिए एक साथ। और p बराबर भी 1 2 3 4 है, तो हमें वैल्यू पे नहीं जाना, लेकिन p अलग है तो p की मेमोरी लोकेशन अलग होगी। अब मैंने कहा x इज y, क्या x और y की मेमोरी लोकेशन सेम है, बिल्कुल सेम है, तो आंसर आएगा ट्रू। मैंने कहा x इज p, क्या x और p की मेमोरी लोकेशन सेम है, नहीं बिल्कुल नहीं है, तो आंसर आएगा फॉल्स। x इज नॉट p, क्या x और y की मेमोरी लोकेशन सेम नहीं है, हाँ बिल्कुल नहीं है, तो आंसर आएगा बिल्कुल ट्रू, ठीक है ना। तो यहां पर हमारा फोर्थ जो टोकन था ऑपरेटर, वो हमारा पूरी तरीके से फिनिश होता है।
अब हमारा लास्ट टोकन जिसका नाम है पंचुएटर मार्क, तो चलिए उसको देखते हैं। सो लास्ट तो हमारा है पंचुएटर, यानी कि पंचुएटर बेसिकली वो सिंबल्स होते हैं जो हम अपनी पाइथन की प्रोग्रामिंग में यूज करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि स्क्वायर ब्रैकेट, पैरेंथेसिस ब्रैकेट, एट द रेट, कोलन, सेमी कोलन, इक्वल्स टू, डबल कोट, सिंगल कोट, जितने भी सिंबल्स होते हैं, तो देखिए डेफिनेशन पढ़िए। पंचुएटर आर सिंबल दैट आर यूज्ड इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू ऑर्गेनाइज सेंटेंस स्ट्रक्चर एंड इंडिकेट द रिदम्स एंड एम्फेसाइज ऑफ एक्सप्रेशन स्टेटमेंट एंड प्रोग्राम स्ट्रक्चर। यानी कि आप अपने पाइथन के अंदर जितने भी सिंबल्स यूज करते हैं उनको हम बोलते हैं पंचुएटर मार्क। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पांचों प्रकार के कीवर्ड, आइडेंटिफायर, लिटरल्स, ऑपरेटर्स और पंचुएटर टोकन फिनिश होते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा। सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पाइथन कमेंट्स। ठीक है ना, तो कमेंट कैन बी यूज्ड टू एक्सप्लेन पाइथन कोड। ठीक है ना, अगर पाइथन के कोड को हमें अच्छे से समझाना है, अगर हमें टीचर को भी समझाना है और पाइथन की प्रोग्रामिंग में भी करना है, तो साइड में हमें कमेंट लगा देनी है जिससे कि हमें वो चीज़ें अच्छे से समझ में आ सकें। तो आप दो तरीके से कमेंट लगा सकते हो अपने प्रोग्राम में। एक को हम बोलते हैं सिंगल लाइन कमेंट और दूसरी हम बोलते हैं मल्टी लाइन कमेंट। तो पाइथन में एक लाइन को कमेंट करने के लिए जो सिंबल का यूज़ करते हैं उसको हम बोलते हैं हैश सिंबल, और मल्टी लाइन के लिए हम जो सिंबल का यूज़ करते हैं उसको हम बोलते हैं ट्रिपल कोटेशन मार्क। ये बात ध्यान रखना कि आप 3 कोटेशन मार्क लगाएंगे तो बच्चे पूछते हैं सर 3 कोटेशन मार्क तो कीबोर्ड में होते ही नहीं है, तो आपको सिंगल सिंगल वाले 3 बार लगाने हैं। आपको एक डबल और एक सिंगल लगाओगे तो भी नहीं चलेगा, आपको सिंगल सिंगल वाले 3 लगाने हैं। ठीक है ना, तो बिल्कुल आप समझ गए होंगे, काफ़ी समझदार हैं आप। सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बहुत ही छोटा सा, डायनेमिक टाइपिंग और स्टैटिक टाइपिंग। चलिए ये देखते हैं क्या होता है। देखिए स्टैटिक टाइपिंग देखते हैं। इन स्टैटिक टाइपिंग अ डेटा टाइप इज अटैच्ड विद ए वेरिएबल व्हेन इट इज डिफाइंड फर्स्ट एंड इट इज फिक्स्ड। यानी कि जब भी आप किसी वेरिएबल को डिफाइन कर रहे हो तो सबसे पहले उसका डेटा टाइप बताओ कि वो किस टाइप का है। जैसे कि इंट a बराबर 5, अब यहाँ से साफ साफ पता लग रहा है कि a जो है वो किस टाइप का है, इंटीजर। फ्लोट b बराबर 10.4, तो b कैसा है, फ्लोट टाइप का। कैरेक्टर c बराबर p, तो c कैसा है, कैरे टाइप का। यानी कि आपकी जावा, सी प्लस प्लस जो यूज करते थे वो करते थे स्टैटिक टाइपिंग, लेकिन पाइथन क्या यूज करता है, पाइथन यूज करता है डायनेमिक टाइपिंग। यानी कि आपको डेटा टाइप लिखने की जरूरत ही नहीं है कि वो किस टाइप का है, यहाँ पे कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है आपके। तो मैंने कर दिया a बराबर 5, तो वो अपने आप समझ जाएगा कि ये वेरिएबल इंटीजर है क्योंकि इसमें 5 है, और a बराबर राम, तो वो अपने आप समझ जाएगा कि डबल कोट्स है तो वो आपकी स्ट्रिंग है। यानी कि आपको अपने वेरिएबल के सामने डेटा टाइप लिखने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। यही आपका एक और एडवांटेज हुआ पाइथन का, जिसको हम बोलते हैं डायनेमिक टाइपिंग। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब हम बात करेंगे सिंपल इनपुट एंड आउटपुट। अगर हमें यूज़र से कुछ इनपुट लेना है तो हम कैसे लेंगे। देखिए इनपुट लेने के 2 तरीके होते हैं कि a बराबर 5, तो यहाँ पर मैंने एक a नाम के वेरिएबल को वैल्यू फिक्स कर दिया कि इसकी वैल्यू कितनी ले ली मैंने, 5। ये तो होता है डायरेक्ट मेथड। दूसरा होता है यूज़र से लेने के लिए, तो a बराबर इंट इनपुट एंटर ए नंबर। यानी कि इस तरीके से अगर आप यूज़र से लेंगे तो यूज़र जो भी उसकी मर्जी है, जो भी उसका मन है, वो नंबर वो इसमें डाल सकता है। तो कहने का मतलब है द इनपुट फंक्शन यूज़ किया जाता है रिसीव इनटू अ स्ट्रिंग, क्योंकि डबल कोट्स में है तो आप इंट नाम का फंक्शन यूज़ करेंगे इंटीजर के लिए। b बराबर फ्लोट इनपुट, तो आप फ्लोट को यूज़ करना है तो आप ऐसे लिखेंगे। a बराबर इनपुट एंटर ए करेक्टर, तो चाहे आपको करेक्टर लेना हो चाहे आपको स्ट्रिंग लेनी हो तो आप इस तरीके से यूज़ करेंगे। ये सब कैसे हैं, ये सब यूज़र से इनपुट ले रहे हैं। चलिए आउटपुट के लिए हम कौन सा फंक्शन यूज करते हैं, सबको पता है, पाइथन अगर आपने थोड़ी बहुत भी पढ़ी होगी कि आउटपुट के लिए आप फंक्शन यूज करते हैं प्रिंट। ठीक है ना, तो यहाँ पर एक सिंपल सा प्रिंट नाम का फंक्शन है। एक है प्रिंट ए एंड इक्वल्स टू, ये एक सेपरेटर होता है। अगर आपने ए लिया है तो आपका आंसर आएगा नेक्स्ट लाइन में,
और अगर आपने एंड लिया है तो आपका यहाँ पर स्पेस होगा ना, तो आपका आंसर आएगा स्पेस कर करके। तो ये सेपरेटर होता है, यहाँ पे कॉमा है, ये डॉट नहीं है। तो चाहे आप सेप यूज़ कर लें सेपरेटर, चाहे एंड यूज़ कर लें, इससे फ़र्क ये होता है कि अगर आप प्रिंट कराएंगे ए, मान लो किसी लूप में, तो आपका आंसर आएगा 1, फिर नेक्स्ट लाइन में आएगा 2, फिर नेक्स्ट लाइन में आएगा 3, फिर नेक्स्ट लाइन में आएगा 4। लेकिन अगर आप एंड का यूज़ करेंगे तो आपका आंसर मिलेगा 1, फिर आपको इसी के आगे 2, फिर इसी के आगे 3, फिर इसी के आगे 4, और वो भी स्पेस देके। तो अगर आपको ये आंसर चाहिए तो आप एंड नहीं लगाएंगे, और अगर आपको स्पेस चाहिए तो आप एक ही लाइन में आंसर चाहिए तो आप एंड लगाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा चैप्टर नंबर 1 का ही, पाइथन कोर डेटा टाइप। ठीक है ना, कि कोर डेटा टाइप का मतलब होता है वो डेटा टाइप जो पाइथन में पहले से हैं, जो पाइथन की कह सकते हैं कि एक तरह से जान है। क्या क्या है? तो कोर डेटा टाइप में आपके आते हैं नंबर्स, और नंबर में 3 तरह के आते हैं, इंटीजर, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स, जो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, और एक बूलियन। इंटीजर यानी कि इंट की वैल्यू, फ्लोट यानी कि पॉइंट की वैल्यू, कॉम्प्लेक्स नंबर यानी कि जिसमें जे सफिक्स आता है, बूलियन जिसमें ट्रू और फॉल्स आता है। फिर हम देखेंगे सीक्वेंस डेटा टाइप, वो 3 प्रकार के होते हैं, स्ट्रिंग, टपल और लिस्ट, और एक होता है मैपिंग जिसको हम बोलते हैं डिक्शनरी। ठीक है ना, तो हम सबसे पहले चलते हैं, ये तो सब आपने पढ़ रखा है तो मैं आपको दोबारा रिवाइज नहीं कराऊंगा, फिर भी अगर आपको समझना है तो मेरी वीडियो को दोबारा से रिपीट करके आप देख सकते हैं। तो मैं चलता हूं सीधे सीक्वेंस डेटा टाइप पर। चलिए, तो अब हम बात करते हैं सीक्वेंस डेटा टाइप की। सीक्वेंस डेटा टाइप बेसिकली 3 तरह के होते हैं, एक होता है स्ट्रिंग, दूसरा होता है लिस्ट, और थर्ड होता है हमारा टपल। ठीक है ना, तो बेसिकली हम जानते हैं कि स्ट्रिंग क्या होती है। स्ट्रिंग कैन बी डिफाइंड एज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर रिप्रेजेंट इन द कोटेशन मार्क। इन पाइथन वी कैन यूज सिंगल, डबल और ट्रिपल कोटेशन टू डिफाइन ए स्ट्रिंग। अगर हम जब भी स्ट्रिंग को डिफाइन करते हैं तो आपका चाहे सिंगल कोट्स हो, चाहे डबल कोट्स हो, चाहे ट्रिपल कोट्स हो, सब कुछ में जो भी कुछ आती है वो हमारी स्ट्रिंग होती है। कोट्स का मतलब ये जो आप देख रहे हैं ये होते हैं कोट्स। लिस्ट, लिस्ट क्या होती है? द आइटम स्टोर्ड इन द लिस्ट आर सेपरेटेड विद अ कॉमा एंड एनक्लोज्ड विद इन द स्क्वायर ब्रैकेट। जब भी कोई एलिमेंट स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होगा समझ लो कि वो हमारी लिस्ट है, और एलिमेंट किससे सेपरेट होंगे? कॉमा से। टपल देखते हैं, द आइटम स्टोर्ड इन द लिस्ट आर सेपरेटेड विद अ कॉमा एंड एनक्लोज्ड विद इन ए स्क्वायर सॉरी, ये स्क्वायर गलत है यहाँ पे, इसको बोलेंगे पैरेंथेसिस। यानी कि द आइटम स्टोर्ड इन द लिस्ट आर सेपरेटेड विद अ कॉमा एंड एनक्लोज्ड विद इन पैरेंथेसिस। यानी कि जो भी पैरेंथेसिस के अंदर आता है वो हमारा क्या कहलाता है? वो हमारा टपल कहलाता है। क्लियर है? तो ये आपके चैप्टर नंबर 2 में बहुत ज़्यादा डिटेल में है, मैं उसकी वीडियो भी अपलोड करूँगा, लेकिन पहले चैप्टर में सिर्फ उनका इंट्रोडक्शन है कि आपको समझ में आए कि स्ट्रिंग क्या होती है, लिस्ट क्या होती है, या टपल क्या होती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। एक टॉपिक हमारा और होता है जिसको हम बोलते हैं डिक्शनरी। ठीक है ना, तो डिक्शनरी बेसिकली हमारी किसके अंदर आती है? डिक्शनरी आती है हमारे पास कर्ली ब्रैकेट के अंदर। यानी कि लिस्ट आती है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, टपल आती है पैरेंथेसिस के अंदर, और डिक्शनरी आती है कर्ली ब्रैकेट के अंदर। चलिए देखते हैं। डिक्शनरी इज एन अनऑर्डर्ड सेट ऑफ की वैल्यू पेयर। देखिए गाइज, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि की वैल्यू पेयर, जिसके अंदर एक तो की हो, एक वैल्यू हो, फिर की हो, फिर वैल्यू हो, वो हमारी डिक्शनरी कहलाती है। इट इज लाइक एन एसोसिएटिव एरे और ए हैश टेबल वेयर ईच की स्टोर्ड ए स्पेसिफिक वैल्यू। की कैन होल्ड एनी प्रीएम्प्टिव डेटा टाइप वेदर इन द आर्बिट्ररी पाइथन ऑब्जेक्ट। यानी कि आप इतना समझ लीजिए कि जिसके अंदर की वैल्यू पेयर आता है वो डिक्शनरी कहलाती है, और डिक्शनरी आपकी कर्ली ब्रैकेट के अंदर आती है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो अब हम देखते हैं म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल डेटा टाइप। ठीक है ना, तो म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल, हमने डेटा टाइप तो बहुत सारे पढ़े, लेकिन कौन से डेटा टाइप म्यूटेबल है? म्यूटेबल का मतलब होता है चेंज इन प्लेस, वो अपनी जगह पे चेंज हो जाते हैं।
यानी कि म्यूटेबल डेटा टाइप वो डेटा टाइप होते हैं जो अपनी प्लेस पर जिनकी वैल्यू चेंज हो जाती है, और जो जिनकी वैल्यू चेंज नहीं होती अपनी जगह पर उनको बोलते हैं इम्यूटेबल डेटा टाइप। तो आपका लिस्ट, डिक्शनरी एंड सेट ये म्यूटेबल डेटा टाइप होते हैं, और आपका इंटीजर, फ्लोट, बूलियन, स्ट्रिंग, टपल ये इम्यूटेबल डेटा टाइप होते हैं। ठीक है ना। जैसे कि एग्जांपल दिखा रहे हैं, जैसे कि हमारी एक लिस्ट में क्या है 2 4 6। कैसे पता लिस्ट है? क्योंकि यहाँ पर आपका स्क्वायर ब्रैकेट लगा हुआ है। तो हमारी लिस्ट में है 2 4 6। मैंने कहा इस लिस्ट के इंडेक्स 1 पर क्या डाल दो 40। तो इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट होता है? 0 से 1 2। तो 4 की जगह क्या डाल दो 40। तो हमारा आंसर आएगा 246। यानी कि लिस्ट हमारी म्यूटेबल डेटा टाइप होती है। ठीक है, समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं एस्केप कैरेक्टर्स या एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर्स। ठीक है ना। कुछ हमारे कैरेक्टर्स होते हैं जैसे कि /n, ये नई लाइन के लिए होता है। अगर आपको प्रिंट के अंदर कोई आंसर 2 लाइन में चाहिए, जैसे कि मान के चलिए किसी का नाम है राम कुमार, आप चाहते हैं राम एक लाइन में आए और कुमार दूसरी लाइन में आए, तो इसके लिए आपको क्या एस्केप कैरेक्टर यूज करना पड़ेगा? /n। ठीक है ना। तो चलिए यहाँ से पढ़ते हैं। टू इंसर्ट कैरेक्टर डेट आर इलीगल इन ए स्ट्रिंग यूज एन एस्केप कैरेक्टर। अगर आप स्ट्रिंग के अंदर डबल कोट्स के अंदर कुछ ऐसे कैरेक्टर डालना चाहते हैं जो पॉसिबल नहीं है, इलीगल है, लेकिन आप एस्केप सीक्वेंस की मदद से डाल सकते हैं। कैसे? एन एस्केप सीक्वेंस इज ए बैकस्लैश फॉलोड बाय द कैरेक्टर यू वांट टू इंसर्ट। बस आपको जो भी कैरेक्टर इंसर्ट कराना है उसके आगे क्या लगाना है आपको? बैकस्लैश। चलिए एन एग्जाम्पल देखते हैं। एन एग्जाम्पल ऑफ एन इलीगल कैरेक्टर इज ए डबल कोट्स इनसाइड ए स्ट्रिंग डेट इज सराउंडेड बाय डबल कोट्स। यानी कि यहाँ पर एग्जाम्पल देखिए कि आप एक डबल कोट्स के अंदर, ये डबल कोट्स हैं, एक स्ट्रिंग है और उसके अंदर भी आप डबल कोट्स लगाना चाहते हैं, तो ये आपको अभी एट प्रेजेंट एरर दे देगा। आप डबल कोट्स के अंदर डबल कोट्स नहीं लगा सकते हो सिंपली वे में, आपको एस्केप सीक्वेंस का यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, इस एरर को सॉल्व करने के लिए मैंने लिखा वी आर सो कॉल्ड फ्रॉम द नॉर्थ, और मैंने इसके आगे स्लैश लगा दिया और पीछे भी इसके स्लैश लगा दिया। अब इसका आंसर आएगा वी आर द सो कॉल्ड डबल स्लैश बिकिंग्स, सॉरी डबल कोट्स बंद फ्रॉम द नॉर्थ। तो ये आपके, अगर आपको सिंगल कोट्स लगाना है तो आप ऐसे लगाएंगे, अगर आपको बैक स्लैश भी लगाना है तो एक तो बैक स्लैश आना है, फिर आपको एक डबल लगाना है। अगर आपको /t टैब के लिए, बैक स्पेस के लिए /b, फॉर्म फीड के लिए /f, अगर आपको कोई ऑक्टल वैल्यू लिखनी है तो /o, अगर आपको कोई हेक्साडेसिमल लिखनी है तो स्लैश। तो ये सब जितने भी स्लैश से स्टार्ट होते हैं, आपकी बुक में एक MCQ में इस तरह का क्वेश्चन भी है, तो अगर जो भी बैक स्लैश से स्टार्ट हो समझ जाओ वो एस्केप सीक्वेंस होता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्टेटमेंट फ्लो कंट्रोल, यानी कि हमारी कंडीशन वाले प्रोग्राम्स आते हैं। इफ एल्स आपने नाम सुना होगा, तो चलिए आगे हम देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो स्टेटमेंट फ्लो कंट्रोल होते हैं वो हमारे होते हैं इफ एल्स। ठीक है ना। यानी कि जब भी हमें कुछ ऐसे प्रोग्राम बनाने हैं जिनमें डिसीजन है, जिसमें कंडीशन है, तो वहाँ पर हम इफ एल्स का यूज करते हैं। यानी कि कंडीशन चेकिंग इज द बैकबोन ऑफ द डिसीजन मेकिंग। ये हमारी कौन कौन से होते हैं स्टेटमेंट फ्लो कंट्रोल? इफ स्टेटमेंट, दूसरा इफ एल्स स्टेटमेंट, तीसरा इफ एल्स स्टेटमेंट। यानी कि जब आपके पास एक कंडीशन होगी तो आप इफ यूज करेंगे, जब आपके पास 2 कंडीशन होंगी तो आप इफ एल्स यूज करेंगे, जब आपके पास 2 से ज़्यादा कंडीशन होंगी तो आप इफ एलिफ 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 जितनी मर्जी आपकी एलिफ लगाना है
आप एलिफ लगा सकते हैं और लास्ट में आप एक एल्स लगा देंगे। ठीक है, चलिए इनको डिटेल में समझते हैं एक एक करके। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं द इफ स्टेटमेंट की। ठीक है ना, चलिए द इफ स्टेटमेंट इज यूज्ड टू टेस्ट ए पर्टिकुलर कंडीशन and if the condition is true it execute a block of code known as the if block. The condition if statement can be any valid logical expression which can be either evaluated to true or false। यानी कि जब आपके पास सिर्फ एक ही कंडीशन हो तो इफ के अंदर या तो एक्सप्रेशन बोल सकते हैं या कंडीशन, लास्ट में कोलन आता है इफ के बाद, और ये इसका स्टेटमेंट होता है जो भी आपको करना है। तो मैंने यहाँ पर एक प्रोग्राम बनाया है बहुत ही छोटा सा कि नंबर इक्वल टू इंट इनपुट एंटर द नंबर। मैं यूज़र से एक नंबर ले रहा हूँ और मैंने सिर्फ ये चेक करना है कि वो नंबर इवन है। मैं ये भी चेक नहीं कर रहा हूँ क्योंकि नंबर ऑड है, नहीं, क्योंकि इवन ऑड का अगर मैं प्रोग्राम बनाने बैठूंगा तो वो इफ़ एल्स से बनेगा, इफ़ से नहीं बनेगा। क्योंकि इफ़ से प्रोग्राम जब बनता है जब आपके पास सिर्फ एक कंडीशन होती है। तो मैंने यहाँ पे ले लिया इफ़ नंबर मॉड 2 बराबर बराबर अगर 0 है तो नंबर क्या हो जाएगा हमारा इवन। तो यहाँ पे 10 आ जाएगा। तो 10 mod 2, आपको पता है मॉड क्या करता है, रिमाइंडर निकालता है। तो 10 mod 2 कितना होगा 0। तो 0 बराबर बराबर है 0 के, हाँ बराबर है, तो आंसर आ जाएगा नंबर इज इवन। ठीक है ना, आंसर क्या आ जाएगा, नंबर इज इवन। चलिए एक प्रोग्राम और देखते हैं। मैंने आपके लिए बहुत प्रोग्राम्स लिए हैं यहाँ पर ताकि आपको बहुत अच्छे से क्लियर समझ में आ जाए। चलिए, प्रोग्राम टू प्रिंट द लार्जेस्ट ऑफ द 3 नंबर। आपको 3 नंबर में लार्जेस्ट नंबर पता करना है कि कौन सा बड़ा है। तो जब इस तरह की कंडीशन आ जाती हैं तो हम इफ़ का यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले मैंने पहला नंबर इनपुट करा लिया, इंट इनपुट एंटर द वैल्यू ऑफ ए। फिर मैंने दूसरा नंबर इनपुट करा लिया, फिर मैंने तीसरा नंबर इनपुट करा लिया। अब 3 नंबर में मान के चलो पहला नंबर बड़ा है, तो पहला नंबर बड़ा कब होगा, जब वो बी और सी से बड़ा होगा। अगर घर में 3 भाई हैं और हम कह रहे हैं कि ये बड़ा सबसे बड़ा भाई है, तो सबसे बड़ा भाई जो होगा तो बाकी 2 छोटे होंगे, नॉर्मल सी बात है। तो हमने कंडीशन लगाई है कि ए बड़ा है बी से एंड ए बड़ा है सी से, यानी कि ए जो है वो दोनों से बड़ा है। तो आंसर आएगा ए इज लार्जेस्ट या ए इज ग्रेटेस्ट। बी बड़ा है ए से या बी बड़ा है सी से, इसका मतलब बी इज लार्जेस्ट। या सी बड़ा है ए से एंड सी बड़ा है बी से, तो सिंपल सी बात है आंसर आएगा सी इज लार्जेस्ट। तो जब भी हमें कोई कंडीशन लगानी होती है तो वहाँ पर हम इफ़ का यूज़ करते हैं। अभी हमने यहाँ पर सिर्फ इफ़ का यूज़ किया है। अब नेक्स्ट प्रोग्राम में हम देखेंगे कि इफ़ एल्स का यूज़ कैसे करते हैं। और इफ़ एल्स का यूज़ हम वहाँ करते हैं जब हमारे पास एक नहीं एक से ज़्यादा कंडीशन होती है। तो चलिए अब हम बात करते हैं इफ़ एल्स स्टेटमेंट की। इफ़ एल्स स्टेटमेंट हम कब यूज़ करते हैं, जब इफ़ द कंडीशन इज ट्रू, अगर कंडीशन इफ़ में सही होगी तो इफ़ ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। यहाँ पे सिंटैक्स देखिए, इफ़ में मैंने एक कंडीशन लगाई है, ये इफ़ का स्टेटमेंट है, और एल्स में मैंने एक कंडीशन लगाई है, ये एल्स का स्टेटमेंट है। ठीक है ना। तो इफ़ की कंडीशन अगर सही होगी तो हमारा ये प्रोग्राम चलेगा, और एल्स की कंडीशन अगर ये इफ़ की गलत हो जाती है तो प्रोग्राम सीधा सीधा हमारा एल्स में जाएगा। क्लियर है। चलिए एक प्रोग्राम की मदद से मैं आपको और अच्छे से समझा देता हूँ। देखिए यहाँ पे एक प्रोग्राम है कि प्रोग्राम टू चेक वेदर ए पर्सन इज एलिजिबल टू वोट और नॉट। एक पर्सन है, उसकी एज एंटर कराओ और ये पता करो कि वो वोट दे सकता है या नहीं दे सकता। तो आप सब जानते हैं आदमी वोट कब दे सकता है, कोई भी पर्सन वोट कब देता है, जब वो 18 साल से बड़ा हो। तो हमने यहाँ पर एक एज इनपुट कराई कि एज इनपुट एंटर द एज। फिर हमने एक कंडीशन लगा दी इफ़ एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18, अगर वो 18 साल से बड़ा है तो यू आर एलिजिबल टू वोट। लेकिन अगर एल्स में भी कंडीशन लगाई है, और एक चीज़ याद रखना, एल्स के बाद भी कोलन आता है, ठीक है ना। और एल्स का मतलब सिंपल सी बात है कि इफ़ में अगर सही नहीं हुआ तो एल्स में तो जाएगा ही जाएगा। तो एल्स में हमने दे दिया सॉरी यू हैव टू वेट, अभी आप वेट करिए, अभी आप वोट देने के लिए एलिजिबल नहीं हुए हैं। तो हमने अगर इसका आउटपुट देखा तो हमने डाला एंटर योर एज, और मैंने इसकी एज डाल दी 70। तो सिंपल सी वाली बात है कि यहाँ पे प्रोग्राम जाएगा कि
कि 70 ग्रेटर देन इक्वल टू 18, क्या 70 बड़ा है 18 से? हाँ बड़ा है, तो आंसर आ जाएगा यू आर एलिजिबल टू वोट। क्लियर है? तो हमने इफ भी देख लिया, इफ एल्स भी देख लिया, अब हम नेक्स्ट देखते हैं एलिफ। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है कि जब हमारे पास दो नहीं, दो से बहुत सारी ज़्यादा कंडीशन होती हैं, तब हम यूज करते हैं एलिफ स्टेटमेंट का। यानी कि द एलिफ स्टेटमेंट इनेबल अस टू चेक मल्टीपल कंडीशन, कई सारी कंडीशन है और हमें उनमें से एक स्पेसिफिक ब्लॉक एग्जीक्यूट कराना है, जिसकी भी कंडीशन सही होगी वो ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाए। इस केस में हम एलिफ का यूज करते हैं। तो ये जितने भी एलिफ लगते हैं इसको हम लैडर स्टेटमेंट, एक सीढ़ी का स्टेटमेंट भी कह सकते हैं। लैडर मतलब क्या होती हैं? सीढ़ियाँ। तो 1 बाई 1 1, या तो पहले सीढ़ी पैर रखो, फिर दूसरे पर, तीसरे पे या चौथे पे। उसी तरीके से कहने का मतलब है या तो पहली कंडीशन चेक करो, या दूसरी, या तीसरी, या चौथी, आगे बढ़ते जाते हैं। ठीक है ना? चलिए देखते हैं। सो देखिए यहाँ पर एक स्टेटमेंट क्या है कि आप सबसे पहले तो लगाएंगे इफ। सब एक बात ध्यान रखना, आप सबसे पहले हमेशा इफ ही यूज करेंगे, कभी भी एल्स नहीं आ सकता, कभी भी एलिफ नहीं आ सकता। इफ के बाद कुछ भी आ सकता है। तो सबसे पहले हमने इफ यूज करा, अगर ये कंडीशन सही नहीं होगी तो फिर वो जाएगी सेकंड कंडीशन में जिसमें हमने लगा रखा है एलिफ। अगर ये भी सही नहीं होगी तो वो जाएगा तीसरा में जिसको हमने फिर लगा रखा है एलिफ। अगर ये भी सही नहीं होगी तो हो सकता है एक और एलिफ लगा दो, और एलिफ लगा दो, जितनी मर्जी है उतनी एलिफ लगाते चलो। मर्जी का बात नहीं है, जितनी भी कंडीशन है, अगर 10 कंडीशन है आपके पास तो समझ लीजिए एक तो इफ लग गया, 8 एलिफ लग गए और एक लास्ट में एल्स लग गया, वही टोटल 10 कंडीशन। ठीक है ना? और लास्ट में हमने क्या लगा दिया? एल्स, कि कहीं नहीं जाएगा तो यहाँ तो आएगा ही आएगा। ठीक है, चलिए इसको भी एक एग्जांपल से समझते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक प्रोग्राम है सिंपल सा, हमने एक प्रिंट कराया है ग्रेड सिस्टम। तो अब जानते हैं ग्रेड हमारी एस ग्रेड, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, फेल, काफ़ी ग्रेड है। तो सिंपल सी बात है, ये प्रोग्राम हमारा एलिफ से बनेगा। तो यहाँ पर हमने कराया है मार्क्स, एक वेरिएबल ले लिया है, इंट इनपुट एंटर द मार्क्स, कृपया अपने मार्क्स एंटर कराएं। ठीक है, अब हमने कंडीशन लगा दी है इफ में, अगर मार्क्स 85 से ज़्यादा हैं, यानी कि टॉप पर है लड़का, 85 से ज़्यादा है, और अगर 100 से कम है, सिंपल सी बात है, तो उसको मिलेगी आपकी ए ग्रेड। अगर 60 से ऊपर है और 85 से कम है तो उसको मिलेगी बी प्लस ग्रेड। और उसकी अगर 40 से ऊपर है और 60 से कम है तो उसको मिलेगी बी ग्रेड। और अगर 30 से ऊपर है और 40 से कम है तो उसको मिलेगी सी ग्रेड। अगर इतना भी नहीं ला पाया वो, तो भाई सीधी सीधी बात है कि सॉरी यू आर फेल, कि वो तो फेल है ही है। ठीक है ना? तो आप भी बहुत ध्यान से पढ़िए क्योंकि आपके भी एग्जाम आने वाले हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर यहाँ पर आप देख रहे हैं कितनी कंडीशन लग रही हैं, 1 2 3 4 5, तो जब 2 से ज़्यादा कंडीशन हो जाती हैं तो आप एलिफ का यूज़ करेंगे। ठीक है? तो एक कंडीशन के लिए इफ, 2 कंडीशन के लिए इफ एल्स, और 2 से ज़्यादा एक भी कंडीशन है तो आप एलिफ का यूज़ करिए। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। चलिए तो नेक्स्ट हम बात करते हैं नेस्टेड इफ। नेस्टेड इफ का मतलब है इफ के अंदर अगर इफ है तो उसको बोलते हैं नेस्टेड इफ। लूप के अंदर लूप है तो उसको बोलेंगे नेस्टेड लूप। लिस्ट के अंदर लिस्ट है तो उसको बोलते हैं नेस्टेड लिस्ट सॉरी। तो देयर में बी अ सिचुएशन, कभी कभार ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि व्हेन यू वांट टू चेक द अनदर कंडीशन आफ्टर ए कंडीशन, जब एक कंडीशन के बाद हमें दूसरी कंडीशन चेक करते हैं तो वहाँ पर जो टॉपिक होता है, वहाँ पर मुद्दा जो आता है वो है नेस्टेड इफ का। तो इन सच ए सिचुएशन यू कैन यूज द नेस्टेड इफ। चलिए इसका सिंटेक्स देख लेते हैं। तो सबसे पहले आप इफ लगाएंगे और इफ का कोई स्टेटमेंट देना है तो वो दे देंगे, वरना फिर आप इफ के अंदर इफ लगाएंगे। अच्छा एक चीज ध्यान रखना, आपको नेस्टेड वर्ड नहीं लिखना। बहुत स्टूडेंट क्या करते हैं, वो नेस्टेड इफ को नेस्टेड इफ लिख देते हैं। नहीं, नेस्टेड इफ का मतलब होता है इफ के अंदर इफ। ठीक है ना? तो इसके इफ के अंदर हमने इफ लिख दिया, फिर अगर कोई एलिफ लिखना है वो लिख दो, कोई एल्स लिखना है वो लिख दिया, और फिर इस इफ का एल्स यहाँ आ जाता है।
यानी कि इस इफ़ का इफ़ एल्स यहाँ आएगा और इस इफ़ का एल्स यहाँ आएगा। चलिए एक प्रोग्राम से मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ। देखिए यहाँ पर एक बहुत ही सिंपल सा प्रोग्राम है, आपको एक बार में समझ में आ जाएगा। यहाँ पर हमने 2 नंबर इनपुट कराए हैं और हम ये चेक करना चाहते हैं कि इस नंबर में कौन सा नंबर बड़ा है, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, एक नंबर इनपुट करा दिया A और यहाँ पर इनपुट करा दिया हमने B की जगह, मतलब हमने नंबर ले लिया नंबर 1 और एक नंबर ले लिया हमने नंबर 2। अब हमने कंडीशन चेक कराई है कि नंबर 1 नॉट इक्वल टू नंबर 2। अगर हमारा नंबर 1 बराबर नहीं है नंबर 2 के, यानी कि दोनों बराबर नहीं है, तो इसका मतलब या तो नंबर 1 बड़ा होगा या नंबर 2 बड़ा होगा। तो हमने इफ़ में एक कंडीशन दे दी कि इफ़ नंबर 1 ग्रेटर देन इक्वल टू नंबर 2, अगर ऐसा है तो प्रिंट नंबर 1 इज ग्रेटर देन, अदरवाइज एल्स में नंबर 2 इज ग्रेटर देन। अच्छा एक बात याद रखना कि ये जो प्रिंट है वो थोड़ा सा अंदर की तरफ आएगा यहाँ से, और एल्स में भी जो भी आप कहानी लिखते हैं तो वो भी थोड़ी अंदर की तरफ आती है। एल्स के बाद यहाँ भी सेमीकोलन लगते हैं और एल्स मेरा कैपिटल में। आपको सब कुछ स्मॉल में करना है क्योंकि पाइथन हमारी केस सेंसिटिव लैंग्वेज होती है, ठीक है ना। अब अगर ऐसा नहीं है तो एल्स में दे दो कि नंबर 1 इज इक्वल टू नंबर 2, यानी कि मान के चलो यहाँ पर मैंने एंटर कराया 100 और दूसरे में मैंने एंटर कराया मान के चलो 60, ठीक है। तो हमने यहाँ पे कंडीशन चेक करी सबसे पहले कि 100 नॉट इक्वल टू 60, क्या 100 बराबर नहीं है 60 के? हाँ बिल्कुल नहीं है। तो अंदर आ गए कि 100 बड़ा है 60 से, बिल्कुल सही बात है। तो आंसर क्या आएगा, नंबर 1 इज ग्रेटर देन। और अगर आप इक्वल इक्वल देते हैं 100 देते हैं तो यहाँ पर कंडीशन चेक करेगा 100 नॉट इक्वल टू 100, क्या 100 के बराबर नहीं है? कंडीशन फॉल्स, एल्स में गया कि नंबर 1 इज इक्वल टू नंबर 2। तो ये हमारे होते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट, ठीक है। कंडीशनल स्टेटमेंट नहीं होते, ये हमारे होते हैं स्टेटमेंट फ्लो कंट्रोल, यानी कि जब आप इफ एल्स का यूज करेंगे, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए तो मैं आपको कुछ प्रोग्राम्स देता हूँ। ये हमारे जितने भी प्रोग्राम्स हैं ये इफ एल्स के प्रोग्राम हैं, जैसे कि एंटर ए नंबर बाय यूज़र एंड चेक नंबर इज इवन और ऑड। ये प्रोग्राम तुम्हें खुद से बनाने हैं। एंटर 4 नंबर यूज़र एंड चेक 1 इज द ग्रेटेस्ट। एंटर ए नंबर बाय यूज़र एंड चेक नंबर इज पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 और स्पेशल सिंबल। एंटर अ डे ऑफ वीक एंड डिस्प्ले द डे। एंटर द एज एंड फाइंड पर्सन वोट दे सकता है या नहीं दे सकता। और प्रोग्राम टू कन्वर्ट डेसिमल टू बाइनरी एंड हेक्साडेसिमल नंबर। तो ये 6 प्रोग्राम आपको प्रैक्टिस के लिए खुद से इफ एल्स की मदद से बना के देखने हैं। फिर भी अगर आपको किसी प्रोग्राम में कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि सर ये प्रोग्राम प्लीज़ आप बना दीजिए, तो मैं उस प्रोग्राम को भी बना के वीडियो सेंड कर दूंगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। सो बेसिकली अब हम बात करेंगे लूप्स की। पाइथन लूप क्या होते हैं? अगर आपको कोई प्रोग्राम एक से ज़्यादा बार चलाना होता है, यानी कि रिपीट चलाना होता है सेवरल नंबर ऑफ टाइम्स, एक ही प्रोग्राम को कई बार चलाना पड़ता है, तो वहाँ पर हम यूज करते हैं लूप। तो इसका क्या क्या फ़ायदा होते हैं? पहला, इट प्रोवाइड कोड रीयूजेबिलिटी। आपको कोड बार बार नहीं लिखना, सिर्फ आपको क्या कर देना है, लूप चला देना है। तो यूजिंग लूप वी डू नॉट नीड टू राइट द सेम कोड अगेन एंड अगेन, तो मैंने बता दिया है। और यूजिंग लूप वी कैन ट्रेवर्स ओवर द एलिमेंट ऑफ डेटा स्ट्रक्चर, एरे एंड लिंक्ड लिस्ट। एरे हमारा एक कॉन्सेप्ट होता था। एरे यहाँ पर तो एक नमपाई एरे है फिर भी आपके पाइथन में, लेकिन C++, जावा में एरे का कॉन्सेप्ट होता था। और अगर आपको एरे के कोई भी प्रोग्राम बनाने हैं तो वो बिना लूप के नहीं बन सकते, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं कि पाइथन में कितने प्रकार के लूप होते हैं। सो बेसिकली पाइथन में 2 प्रकार के लूप होते हैं, एक होता है फॉर लूप और एक होता है व्हाइल लूप, ठीक है ना। फॉर लूप हम जब चलाते हैं जब हमें पता हो कि हमारा जो लूप है वो कितनी बार चलेगा, यानी कि नंबर ऑफ इटरेशन इज नोन इन एडवांस। जब हमें पता हो कि लूप 10 बार चलेगा, 20 बार चलेगा, 30 बार चलेगा, तो जब हमें पता होता है तो वहाँ पर हम यूज करते हैं फॉर लूप। और इस लूप को हम
प्री टेस्टेड लूप भी कहते हैं। यानी कि आपका फॉर और वाइल दोनों ही प्री टेस्टेड लूप है, और यहाँ पर आपको अगर आपकी कंडीशन ट्रू है, अगर लूप के अंदर कंडीशन ट्रू है तभी आप लूप के अंदर जा सकते हो, अदरवाइज लूप के अंदर नहीं जा सकते। वाइल लूप हम जब यूज करते हैं जब हमें नहीं पता हो कि हमारा लूप कितनी बार चलेगा, तो वी डोंट नो द नंबर ऑफ इटरेशन इन एडवांस, तो वहां पर हम वाइल लूप यूज करेंगे। चलिए देखते हैं कि एग्जांपल से कि फॉर लूप को किस तरीके से हम यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फॉर लूप की। चलिए देखते हैं। द फॉर लूप इन पाइथन इज यूज्ड टू इटरेट द स्टेटमेंट और ए पार्ट ए प्रोग्राम सेवरल टाइम्स। इट इज फ्रिक्वेंटली यूज्ड टू ट्रेवर्स द डेटा स्ट्रक्चर लाइक लिस्ट, टपल एंड डिक्शनरी। जब भी हमें लिस्ट, ट्रेवर्स मतलब होता है चलना, यानी कि एक एलिमेंट से दूसरे पे, दूसरे से तीसरे पे, तीसरे से चौथे पे, जब हम एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट पे जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं ट्रेवर्सिंग। तो इसका सिंटैक्स कैसे होता है? सबसे पहले हम यूज करेंगे फॉर, फिर हम एक वेरिएबल का नाम लेंगे, फिर हम लेंगे इन, और फिर हम लेंगे सीक्वेंस। सीक्वेंस में मैंने आपको 3 तरह के सीक्वेंस पढ़ाए थे। एक पढ़ाया था मैंने उसमें स्ट्रिंग, दूसरा पढ़ाया था लिस्ट, और तीसरा पढ़ाया था मैंने टपल। ठीक है ना? तो हम सीक्वेंस में भी फॉर लूप का यूज कर सकते हैं। चलिए एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। सो देखिए यहाँ पे एक सिंपल सा एग्जांपल है। राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट अ टेबल ऑफ ए गिवन नंबर। एक नंबर दिया गया है और हमें उसकी क्या प्रिंट करानी है? टेबल। तो सबसे पहले क्या किया, मैंने एक लिस्ट ले ली है और यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 10 तक ले लिया है, क्योंकि टेबल मोस्टली 10 तक होती है टेबल। ठीक है। फिर मैंने वो नंबर ले लिया जिसकी मुझे टेबल करानी है, तो n बराबर ले लिया मैंने 5। एक लूप चलाया फॉर i इन लिस्ट, यानी कि लूप कहाँ से चले? लिस्ट तक। तो लिस्ट में सबसे पहले क्या होगा? 1, फिर 2, फिर 3। ठीक है। तो हमने कहा c बराबर n इंटू आई, तो सबसे पहले n में कितना है? 5, और 5 इंटू आई में सबसे पहले कितना है? 1, तो 5 इंटू 1 5, तो अपना प्रिंट हो गया 5। फिर फॉर की वैल्यू बढ़ जाएगी, तो फॉर की वैल्यू 1 से कितनी हो जाएगी? 2, तो n तो फिक्स है, 5 इंटू 2 10। इसी तरीके से लूप कितनी बार चलेगा? लूप 10 बार चलेगा और आपकी वैल्यू 5 से लेकर 50 तक प्रिंट हो जाएगी। तो जब हमें कोई प्रोग्राम कई बार चलाना होता है तो हम उसमें लूप का यूज करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। देखिए एक प्रोग्राम और देखते हैं हम फॉर लूप की मदद से। देखते हैं। राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट द सम ऑफ द गिवन लिस्ट। अब आपकी जो भी लिस्ट है उसमें सभी एलिमेंट का क्या करना है? सम करना है। तो यहाँ पर हमने एक लिस्ट ले ली है 10, 30, 23, 43, 65 और 12। अब जब भी हम सम करते हैं तो सम बराबर क्या ले लेते हैं हम? 0। तो हमने ले लिया सम बराबर 0। आगे चलते हैं। फॉर आई इन लिस्ट, अब हम लूप चला दिया है और हमने कर दिया है सम बराबर सम प्लस आई। तो सम में सबसे पहले क्या था? 0, और 0 प्लस आई में सबसे पहले क्या होगा? 10, तो 0 प्लस 10 10 हो गया और प्रिंट हो गया यहाँ पे सम। अच्छा एक चीज ध्यान रखना, अगर आपको सभी एलिमेंट का सम अलग अलग कराना है, यानी कि 0 प्लस 10 10, 10 प्लस 30 40, तब तो आप लूप के अंदर प्रिंट कराएंगे। मैंने ये लूप से बिल्कुल बराबर में प्रिंट कराया है, तो ये बार बार प्रिंटिंग नहीं करेगा, ये एक बार प्रिंटिंग करेगा सिर्फ। तो मेरा लास्ट में सम आ जाएगा 183। क्लियर है? चलिए ये तो हमने देखा कि फॉर लूप को हम सीक्वेंस की तरह कैसे यूज करते हैं। अब हम बात करेंगे कि फॉर लूप को हम एक रेंज फंक्शन और होता है हमारे फॉर लूप में। चलिए उसे भी देखते हैं कि हम रेंज फंक्शन का कैसे यूज करेंगे। चलिए देखते हैं। देखिए रेंज फंक्शन बहुत ही सिंपल है पर थोड़ा सा दिमाग का है, तो आपको थोड़ा माइंड लगाना पड़ेगा। देखते हैं। तो रेंज फंक्शन इज यूज्ड टू जनरेट द सीक्वेंस ऑफ ए नंबर। नंबर का अगर आपको सीक्वेंस जनरेट करना है तो आप रेंज फंक्शन को यूज करेंगे। चलिए अगर आपकी रेंज में दे रखा है 10, तो ये जो 10 जो है तो ये हमेशा एक कम चलता है, तो आपकी रेंज जनरेट होगी 0 to 9। अगर आपकी रेंज में दे रखा है 10 तो आपकी रेंज जनरेट होगी 0 से 9। चलिए आगे देखते हैं। तो रेंज का सिंटैक्स क्या होता है कि स्टार्ट, कि वो कहाँ से स्टार्ट होगा, स्टॉप कहाँ पे ख़त्म होगा, हमेशा स्टॉप एक कम होता है, और स्टेप साइज कितना कितना साइज छोड़कर चलें। फॉर एग्जांपल हमने कहा रेंज 1,5, तो इसका मतलब 1 से स्टार्ट होगा कहाँ तक? 4 तक, 1 से लेके 4 तक, क्योंकि ये एक हमेशा एक कम चलता है।
द स्टेप साइज इज यूज टू द स्पेसिफिक नंबर फ्रॉम द इटरेशन। जो हमारा स्किप होता है वो, जैसे कि मान के चलो मैं यहाँ पे कर देता हूँ कि 1 से चले 21 तक, और मान के चलो कितने साइज स्टेप स्किप करके चले 3 तक। तो अब मेरी क्या सीरीज प्रिंट होके आएगी, देखिए सबसे पहले आएगा 1, 1 में 3 ऐड होगा तो आएगा मेरा 4, 4 में 3 ऐड हुए 7, 7 में 3 ऐड हुए 10, 10 में 3 ऐड हुए 13, 16 और 19, 19 तक चलेगा, क्योंकि 19 में जब 3 ऐड हो जाएंगे तो हो जाएगा 21, तो रेंज से बाहर चला जाएगा क्योंकि हमें तो 21 तक चलाना है, और 21 से भी एक कम चलेगा 20 तक। तो मेरा आंसर आएगा 1, 4, 7, 10, 13, 16 और 19। ठीक है, होपफुली आपको रेंज फंक्शन समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल की मदद से इसको देखते हैं। देखिए फॉर आई इन रेंज 10, हमने एक लूप चला दिया है। देखिए फॉर का सिंटेक्स दोनों केस में सेम रहेगा, फॉर सेम रहेगा, वेरिएबल का नाम आता है, इन आता है। अब यहाँ पे सीक्वेंस नहीं आएगा, लिस्ट, स्ट्रिंग, टपल सीक्वेंस होते हैं। मैंने ले लिया रेंज फंक्शन और मैंने करा दिया प्रिंट आई, और मैंने लास्ट टाइम बताया था कि एंड जो होता है वो होता है सेपरेटर के लिए, तो यहाँ पे मैंने बीच में स्पेस दे दिया है। ठीक है ना, तो इसका आंसर आएगा, क्योंकि ये रेंज हमेशा कहाँ से चलता है, 0 से, तो 0, 1, 2 और हमेशा चलेगा एक कम। तो जब भी आपको ये रेंज फंक्शन का यूज करेंगे तो रेंज फंक्शन हमेशा कम चलता है और 0 से वो चलता है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं एक प्रोग्राम। प्रोग्राम टू प्रिंट टेबल ऑफ गिवन नंबर। हमने जो भी नंबर दिया है उसकी टेबल प्रिंट होके आ जाए। तो सबसे पहले तो एक नंबर यूजर से इनपुट करा लेते हैं। तो हमने एग्जांपल के लिए समझ लिया है कि हमने नंबर एंटर करा दिया 10, फिर एक लूप चला दिया हमने फॉर आई इन रेंज 1, 11। तो 1, 11 का मतलब है लूप कहाँ तक चलेगा, एक कम तक, तो 1, 10 तक चलेगा। n इंटू आई यानी कि 10 इंटू 1, 10 इंटू 2, 20, और ये मैंने मैसेज प्रिंटिंग के लिए लगा दिया है कि सबसे पहले तो वो नंबर आए हमारा, तो हमेशा 10 ही नंबर, तो 10 ही रहेगा। आई की वैल्यू हमेशा बढ़ती जाएगी, और आई के बगल में क्या लगा दिया मैंने, एस्ट्रिक का साइन लगा दिया है। आई की वैल्यू बढ़ती जाएगी तो बढ़ भी रही है आपके सामने, और जो भी उसका आंसर आएगा इक्वल के बाद वो यहाँ आ जाएगा। तो 10 इंटू 1 10, 10 इंटू 2 20, 30, इसी तरीके से 10 इंटू 10 100 हो जाएगा। तो ये रेंज फंक्शन से हमने किसी भी नंबर का प्रोग्राम बनाया हुआ है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम अपना व्हाइल लूप। देखिए व्हाइल लूप भी हमारा काफ़ी सिंपल लूप होता है। ये तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जब आपको नहीं पता कि लूप कहाँ तक चलेगा, और इसको भी प्री टेस्टेड लूप कहते हैं। ठीक है ना, तो जब हमें नहीं पता और डोंट नो कि कितनी बार चलेगा तो हम इसको यूज़ करते हैं। तो सिंटेक्स क्या होता है कि व्हाइल में कोई भी एक्सप्रेशन दे दो और फिर उसका स्टेटमेंट। ठीक है, चलिए इसको भी एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। देखिए सिंपल सा एग्जांपल है, हमने एक लूप, हमें क्या प्रिंट कराना है, प्रोग्राम टू प्रिंट 1 to 10, 1 to 10 यूजिंग व्हाइल लूप। हमें 1 से लेकर 10 तक गिनती प्रिंट करानी है, वो भी किसकी मदद से, व्हाइल लूप की मदद से। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमने ये बता दिया कि लूप चलेगा कहाँ से, तो लूप चलेगा 1 से, क्योंकि 1 से लेकर 10 तक गिनती प्रिंट करानी है। ठीक है, व्हाइल में कंडीशन लगा दी कि व्हाइल आई इज लेस देन इक्वल टू 10, सिंपल सा प्रिंट करा दिया आई, और देख रहे हैं कि 1 से लेकर 10 तक हर बार एक इंक्रीमेंट हो रहा है, तो यहाँ पर हमने आई इक्वल टू आई प्लस 1। तो सबसे पहले 1, 2, 3, 4 लूप चलता जाएगा और प्रिंटिंग होती जाएगी। सिंपल सा प्रोग्राम है। ठीक है, आपको समझ में आया होगा। चलिए एक नया कॉन्सेप्ट देखते हैं, लूप एल्स स्टेटमेंट। ये अभी तक किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में नहीं आया है, ना तो ये सी में था, ना C++ में था, ना ये आपका जावा में था, ना PHP में था। मैं पहली बार इस टॉपिक को देख रहा हूँ। इसमें क्या होता है, इसमें आप लूप के साथ भी एल्स लगा सकते हो, बहुत ही नई चीज़ है। आप इफ के साथ तो एल्स लगाते हो, लेकिन यहाँ पर लूप के साथ भी आप एल्स लगा सकते हो। चलिए देखते हैं, पढ़ते हैं क्या लिखता है। द एल्स क्लॉज ऑफ ए पाइथन लूप एग्जीक्यूट व्हेन द लूप टर्मिनेटेड नॉर्मली। ये एल्स क्लॉज जब चलेगा जब आपका पाइथन का लूप नॉर्मली टर्मिनेट होगा, लेकिन नॉट व्हेन द लूप इज टर्मिनेटेड बिकॉज ऑफ ए ब्रेक स्टेटमेंट, या पाइथन लूप हैव एन ऑप्शनल एल्स क्लॉज। देखिए पहली बात तो ये
कि लूप के साथ आप एल्स क्लॉज लगा भी सकते हो और नहीं भी, ये तुम्हारी मर्जी है, क्योंकि ये ऑप्शनल है, जरूरी नहीं है लगा नहीं लगाना है। दूसरी बात, अगर आपका लूप ब्रेक के साथ टर्मिनेट हुआ है, उसके अंदर ब्रेक लगा हुआ है, तो एल्स नहीं चलेगा। लेकिन अगर आपका लूप नॉर्मली टर्मिनेट हुआ है, यानी कि फॉर का चल गया बहुत आसानी से, तो एल्स फिर चलेगा ही चलेगा। ठीक है ना। तो सिंटेक्स क्या होता है, पहले तो फॉर की जो भी कंडीशन है, जो भी फॉर में करना है वो कर लो, फिर एल्स लगा दो। सेम वाइल में जो करना है वो कर लो, फिर एल्स लगा लो। चलो एक एग्जांपल से मैं आपको बहुत अच्छे से समझाता हूं। देखिए एक एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे देखिए, हमने एक लूप चलाया है फॉर ए इन रेंज 1,4। तो 1,4 का मतलब है 1 से चले 3 तक, क्योंकि 4 का मतलब होता है 3 तक। और कंडीशन लगा दी है ए मॉड 8 इक्वल टू 0, यानी कि ए का मतलब पहले 1 मॉड 8 क्या बराबर बराबर 0 है, नहीं है, तो सबसे पहले क्या प्रिंट हो गया 1। फिर हमने कहा 2 मॉड बराबर बराबर 0, तो ये भी पॉसिबल नहीं है, हमारा प्रिंट हो गया 2। हमने कहा 3 मॉड 8 बराबर बराबर 0, नहीं है, तो ये भी प्रिंट हो गया ये। जब फॉर का लूप अच्छे से चल गया, किसी ने कोई डिस्टर्बबाजी नहीं की, तो एल्स भी चलेगा ही चलेगा। तो हमने सीधा प्रिंटिंग में लिख दिया एंडिंग लूप आफ्टर प्रिंटिंग ऑल एलिमेंट ऑफ सीक्वेंस। तो एल्स जब चलेगा जब फॉर का लूप बहुत प्यार से बहुत अच्छे से चल जाएगा। अगर फॉर को किसी ने डिस्टर्ब करा, ब्रेक लगाया उसमें, तो नहीं चलेगा। जैसे कि अब हमने कहा ए मॉड 2 बराबर बराबर 0। अगर मैं यहाँ पे ये कंडीशन लगा देता हूँ, मॉड 2 कर देता हूँ, तो सबसे पहले आएगा 1 मॉड 2 बराबर बराबर 0, नहीं, तो आराम से प्रिंट हो गया 1। फिर मैंने कहा फिर 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 मॉड 2 बराबर बराबर 0। जैसे ही वो ब्रेक हो गया, अब आपका एल्स स्टेटमेंट प्रिंट नहीं होगा। तो कहने का मतलब है कि फॉर के साथ एल्स जब ही चलेगा जब फॉर बहुत ही प्यार से बहुत ही आराम से टर्मिनेट होगा। अगर किसी ने उसे डिस्टर्ब करने की कोशिश करी, उसमें ब्रेक लगाने की कोशिश करी, तो वो उसके अंदर फिर नहीं चलेगा। क्लियर है। चलिए आगे और बढ़ते हैं और एक नया टॉपिक देखते हैं लूप के बारे में। देखिए लूप के बारे में एक कॉन्सेप्ट और होता है हमारा नेस्टेड लूप। नेस्टेड लूप का मतलब होता है लूप के अंदर भी लूप। अ लूप में कंटेन अनदर लूप इन इट्स बॉडी। अगर आपकी बॉडी के अंदर एक लूप के अंदर दूसरी लूप है, तो दिस फॉर्म ऑफ ए लूप इज कॉल्ड नेस्टेड लूप। तो उसको बोलते हैं हम नेस्टेड लूप। एक इंपॉर्टेंट बात, बट इन ए नेस्टेड लूप के केस में द इनर लूप मस्ट टर्मिनेट बिफोर द आउटर लूप। यानी कि आपका अंदर का लूप पहले टर्मिनेट होता है, फिर जाके बाहर का लूप टर्मिनेट होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। तो यहाँ पर मैंने एक लूप चला दिया फॉर आई इन रेंज 1,6, यानी कि 1 से लेके 5 तक। फिर मैंने लूप चला दिया फॉर जे इन रेंज 1,i+1 तक, यानी कि 1 तक, और मैंने प्रिंट करा दिया स्टार। तो जितने भी हमारे ये पैटर्न बनते हैं ना, 1, 1, 2, 1, 2, 3, आपने देखे होंगे ऐसे पैटर्न, ये पैटर्न बनते हैं लूप से, नेस्टेड लूप से, 1, 2, 3। अब इससे क्या पैटर्न बनेगा, इससे बनेगा स्टार, 1 स्टार, फिर 2 स्टार, मेरा तो जो ठीक से बन भी नहीं रहा, 2 स्टार, ठीक है ना, और फिर 3 स्टार, फिर 4 स्टार, फिर 5 स्टार। तो ये जो पैटर्न बनते हैं वो बनते हैं नेस्टेड लूप से। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए तो हम बात करते हैं अपने लास्ट टॉपिक की, पाइथन चैप्टर 1 के लास्ट टॉपिक की, जिसका नाम है ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट। एक स्टेटमेंट होता है ब्रेक और दूसरा होता है कंटिन्यू। ब्रेक तो देखो नाम से ही समझ में आ रहा है। द ब्रेक स्टेटमेंट कैन टर्मिनेट अ लूप इमीडिएटली। अगर आपको कोई लूप तुरंत अभी रोकना है, इमीडिएटली स्टॉप करना है, तो आप सिंपल सा क्या लगा दीजिए, उसमें ब्रेक लगा दीजिए। और अगर आपको कोई लूप रोकना नहीं है, सिर्फ उसको छोड़कर आगे बढ़ जाएं, तो उसको एबंडन स्किप आगे बढ़ जाएं, तो वो आपका होता है कंटिन्यू। और द कंटिन्यू स्टेटमेंट इज ऑलवेज यूज्ड विद इफ एल्स स्टेटमेंट। ठीक है। तो एक एग्जांपल से आपको दोनों समझ में आ जाएंगे कि ब्रेक क्या काम करेगा और एल्स क्या काम करेगा। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए ध्यान से देखना। चलिए पहले हम बात करते हैं ब्रेक की। हमने एक लूप चलाया है फॉर आई इन रेंज 1,10, यानी कि लूप चले 1 से लेके 10 तक, लेकिन 10 तक नहीं चलेगा, कहाँ तक चलेगा, 9 तक, क्योंकि ये कम चलता है। ठीक है। हमने कर दिया आई बराबर बराबर 5।
कि जैसे ही आई बराबर बराबर 5 कंडीशन आए ये लूप क्या हो जाए, ब्रेक हो जाए। तो सबसे पहले आई की वैल्यू 1, क्या 1 बराबर बराबर 5 है, नहीं है, तो प्रिंट हो गया 1। फिर आई की वैल्यू 2, 2 बराबर बराबर 5 है, नहीं है। फिर 3 नहीं है, 4 नहीं है। जैसे ही आया 5, 5 बराबर बराबर 5, तो सीधा क्या हो जाएगा, लूप ब्रेक हो जाएगा। एक यहाँ पे बच्चे क्या गलती करते हैं, तो वो 5 भी प्रिंट करा देते हैं। भाई 5 कैसे प्रिंट हो सकता है, क्योंकि जब 5 बराबर बराबर 5 है तो ब्रेक हो जाए पहले, प्रिंट नहीं होगा। तो यहाँ आंसर आएगा 1 2 3 4। कंटिन्यू में क्या होता है, कंटिन्यू का मतलब है सिर्फ 5 को छोड़कर आप आगे बढ़ जाओ, रुको मत। तो फॉर आई इन रेंज 1, 10 इफ आई बराबर बराबर 5, तो हमने क्या कहा, कंटिन्यू हो जाओ। तो आपका आंसर आएगा 1 2 3 4, 5 को छोड़ दिया, 6 7 8 9। क्लियर है। तो ब्रेक में रुक जाते हैं और कंटिन्यू में उसे छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सो गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं। मैं पूरी सीरीज़, पूरी प्लेलिस्ट देने वाला हूं आपको 1 से लेकर 12 चैप्टर की। ठीक है ना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक बार मेरी वेबसाइट को भी विजिट कर लेना, mastertech.today। थैंक यू सो मच।